अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अवान और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। आप सबको खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग। आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, बहुत सारे लोगों की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ बहुत सारे, लेकिन मेरी तो आप सब देख रहे हैं जिस तरह से हालात है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपके साथ इंटरेक्ट करने के लिए यहाँ पर हूँ और उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आपका गला खराब है कि आप रात को धरने में थी और वहीं पे बस मुझे भी कुछ हाँ। चल वेल लगे और मेरे भी गला जो है ना वो बैठ गया इस वजह से। मतलब आप सबको इनवाइट कर रही हैं कि आके आपको भी उठा लिया जाए। हाँ जी एग्जैक्टली। और मुल्की हालात की अगर हम बात करें हसनैन, तो कुछ अच्छे हमें नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं धरना, एहतजाज और मतलब कॉल दी गई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कहाँ चले गए, सब कुछ पता नहीं। लेकिन सारी ये जो हम अगर बात करें तो हसनैन, ये सारी पावर स्ट्रगल है, इक़्तिदार की जंग है। अगर हम इसको ये कहें ना कि कोई हक और बातिल की जंग है, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि इट्स नॉट अ फाइट बिटवीन जो है, अगर हम बात करें गुड एंड एविल, ये किसी तरह की भी कोई इस तरह की जंग नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार की जंग है और मुल्की हालात जिस तरफ जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा और क्या होने वाला है। डेफिनेटली, जिस तरह आपने कहा कि रात को जब सारा पाकिस्तान सोया, तो ये सोच रहा था कि सुबह उठेगा, फिर उसके बाद देखेगा धरने वालों की क्या डिमांड्स होंगी। लेकिन सुबह जब हम उठे तो मैं तो अभी घर में ही था और अभी टेलीविजन वगैरह ऑन नहीं किया था। मेरा भाई है, हंगरी में होता है, उसने फ़ोन करके बताया यार कि धरना ख़त्म हो गया। सो रात को एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कार्रवाई हुई, आप इसको ज़बरदस्त कह सकते हैं या फिर कोई और वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस तरह की कार्रवाई हुई जिससे धरना ख़त्म हुआ है। लेकिन बहुत सारे सवालात यहाँ पे धरना छोड़ गया। एक दफ़ा फिर आपने देखा वो कंटेनर जो कि बुशरा बीबी के इस्तेमाल में था, एग्जैक्टली अली अमीन गंडापुर के इस्तेमाल में था, उसको आग लगी है। एक बार फिर कारकुनान मार खाते हुए नजर आए, कारकुनान बगदड़ में जख्मी होते हुए नजर आए, शहादतें पता नहीं अब इसमें कितनी सदाकत है, नजर आई या नहीं आई। लेकिन मैं ये समझता हूँ गजल के बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर एक बार फिर फरार हो गए और वहाँ पे मार खाने के लिए अपने जो कारकुन हैं उनको छोड़ के, डेट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर आप इतना धरना लीड कर रहे हैं तो आपको लीड फ्रॉम द फ्रंट करना चाहिए था। सबसे पहले जो टीयर गैस थी या फिर जो वो रबड़ वाली गोलियां थी, वो अगर आपको लगती तो ज़्यादा बेहतर था। अनफॉर्चुनेटली ये गायब हो जाती है और आवाम सफ़र करती है। और अभी कुछ इत्तलात तो हैं कि वो शायद KPK पहुंच चुके हैं, लेकिन इस चीज़ में कितनी सदाकत है ये भी आज जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त बात यह है कि दो नैरेटिव्स हैं, एक हुकूमत का, एक ऑपोजिशन का। हुकूमत कहती है कि इंतशारी टोला है, हर 10 से 15 दिन बाद जो है वो आ जाता है, इंतशार फैलाता है, फसाद मईशत के हवाले से हुकूमत कहती है कि अच्छे इंडिकेटर्स हैं, लेकिन किस हद तक अच्छे इंडिकेटर्स हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। अगर बात करें ऑपोजिशन की, तो ऑपोजिशन का मानना यह है कि हमारे जो मुतालबात हैं, डिमांड्स हैं, उनको तस्लीम किया जाए, 26वीं आईन तरमीम को ख़त्म किया जाए, इमरान खान को रिहा किया जाए, कैदियों को रिहा किया जाए। अगर अब सूरत हाल ऐसी है कि अगर एक के मुतालबात माने जाए तो दूसरा जो है वो नाकाम हो जाता है, दूसरे के माने जाए तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस वक्त ये चाहती है कि हमें जेल से निकाला जाए। जिस तरह उनकी डिमांड्स हैं, 26वीं आईनी तरमीम अगर खत्म कर दी जाए, इलेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए, तो फिर स्ट्रेट अवे ये लगता है कि वो जेल से आएंगे और आके इक़्तिदार में बैठ जाएंगे। और फिर बातें ये भी हैं कि अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं तो फिर बातें ये की जाती है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा दोबारा से। तो ये तमाम तर जो डेवलपमेंट्स हैं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो भी कॉल वो देते हैं उसको फाइनल या हतमी कॉल नहीं कहना चाहिए। अगर वो गवर्नमेंट को तंग करना चाहते हैं, हर दूसरे महीने या महीने बाद वो आ जाएं, आके इस तरह का अपना प्रोटेस्ट करें, तो वो डेफिनेटली गवर्नमेंट को तंग कर सकते हैं। लेकिन हतमी कॉल, हकीकी आज़ादी की जंग, ये हर दफ़ा हम सुनते हैं, लेकिन हर दफ़ा जो सफ़र होता है वो कारकुन होता है और अनफॉर्चुनेटली क़यादत गायब हो जाती है। और जितनी भी क़यादत है, अब देखिए कोई ऐसी क़यादत आपको नजर आई उमर अयूब के अलावा, अली अमीन गंडापुर या फिर बुशरा बीबी के अलावा, कोई रहनुमा आपको वहां पे नजर आया हो, उस कंटेनर पे हुआ हो, ऐलान करता हुआ नजर आया हो, खिताब करता हुआ नजर आया हो, फ्रंट से लीड करता हुआ नजर आया हो? अनफॉर्चुनेटली तमाम तर बयानात, तमाम तर चीज़ें टीवी की हद तक रहती हैं या फिर सोशल मीडिया की हद तक रहती हैं, और जब क़याम का वक्त आता है तो उस वक्त सब सजदे में गिर जाते हैं। ऐसा ही है। और अब इन हालात को तो देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद हम इसको अपना ज़िंदगी गुजारने का एक मतलब, इसको अब हम नॉर्मल समझ कर यही ना समझे कि हमें इसी तरह ज़िंदगी गुजारनी है, क्योंकि हर 10 से 15 दिन बाद ये सूरत हाल होती है। इससे पहले SCU सबमिट हुआ, उस वक्त भी हमें ये सूरत हाल नज़र आई, फिर 26वीं आईन तरमीम के वक्त भी ऐसा ही हुआ, अब एक बार फिर से हमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब देखना यह है कि अगली फाइनल कॉल कब आती है और कब दोबारा से हमें ये हालात। और मेरा ख्याल है इस मुल्क में सबसे ज़्यादा सफ़र इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी होते हैं,
क्योंकि हर महीने बाद, हर 15 दिन बाद, चाहे तहरीक इंसाफ हो, जमात इस्लामी हो, इससे पिछली एग्जैक्टली वाली गवर्नमेंट में JIF हो, PMLN हो, तमाम तर लोग जब यहाँ पे आते हैं, उसके बाद हुकूमत, उस वक्त की हुकूमत भी, ये नहीं है कि मैं इस हुकूमत को कह रहा हूँ, कंटेनर्स उधर भी उस वक्त भी लगते थे, उस वक्त भी वो मुल्क बंद करते थे। मुल्क बंद एहतजाजियों ने करना चाहिए, लेकिन हमारी हुकूमत खुद ही मुल्क बंद कर देती है, और ऐसे ही है। उसमें सफ़र सबसे ज़्यादा इस्लामाबाद और पिंडी के शहरी पिंडी होते के हैं। लोग इंटरनेट करते नहीं हैं। होता, फिर आपकी जिस तरह अभी पेट्रोल की बात की जाए, उसकी किल्लत हो गई थी, शुक्र है कि दरना अगर खत्म हो मजीद गया जो तो उसके अशिया बाद ज़रूरियाँ हैं, सब्जियां कम हो गई हैं, सब्जियों के रेट हाई हो गए हैं, ज़ाहिर है हमारी ट्रेड्स उस तरह से रुकी हुई हैं, उस तरह से सब्जियां नहीं आ रही, जिस वजह से जो चीज़ स्टॉक मौजूद है उसको भी महंगा कर दिया गया है। मुंह मांगे जो दाम है वो वसूल किए जा रहे हैं दुकानदारों से। उसके साथ साथ हमारी मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान है, IT इंडस्ट्री को किस हद तक नुकसान पहुंचा, क्योंकि संडे को ये मामलात शुरू हुए, उससे पहले 2 दिन जो है हुकूमत ने तमाम तर कंटेनर्स लगाकर बंद सैटरडे कर दिया नाइट था। को आपका इंटरनेट बंद था, और सैटरडे नाइट से लेके ऐसे ही है। आज तक अभी भी इंटरनेट जुज़वी तौर पे बहाल हुआ, मुकम्मल तौर पे बहाल नहीं हुआ। उसमें जिस तरह आपने बात की IT सेक्टर को कितना ज़्यादा नुकसान है, आप देखिए पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो कि फाइवर से पैसे कमाते हैं या फिर यूट्यूब से पैसे कमाते हैं। बहुत सारे ऐसी और प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से पैसे आते हैं, और बिलियन ऑफ डॉलर्स आते हैं। अगर बिलियंस की बात ना भी की जाए तो मिलियन ऑफ डॉलर्स तो आते ही आते हैं, लेकिन वो 2-3 दिन सफ़र तो वो भी हुए, और वो फिर उसके बाद अगर हम एक फैक्टर मिस कर रहे हैं, दिहाड़ीदार मजदूर का, Exactly. रेडी बान का, वो जो रेडी वाला है, दिहाड़ीदार मजदूर है, आप जिस इलाके से आती है वहाँ पे आपकी कॉलोनी से बिल्कुल ऊपर Exactly. खन्ना पुल पे कितनी ज्यादा रेडी बान होते हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन अभी वो बिल्कुल सुनसान पड़ी वो हुई इस है, वजह से कुछ भी सुनसान नहीं। था कि रेडी बानों की जगह पे आपने वो लगा दिए, कंटेनर्स लगा दिए ऐसे थे, ही है। और वो दिहाड़ी कहाँ से कमाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, अपने बीवी बच्चों को किस तरह से वो सहारा देंगे, उनके राशन का इंतजाम किस तरह से करेंगे, ये सारी चीजें गवर्नमेंट को भी सोचनी चाहिए और अपोजिशन को भी सोचनी चाहिए। ठीक है, ये बात आपने ठीक की है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये राइट है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है आपका, सपोर्ट करता है कि आप धरना दें, एहतजाज करें, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो लॉस ऑफ ह्यूमन हो रहा है, बहुत सी शहादतें हुई हमारी, जो जवान पुलिस के शहीद हुए, वो सब भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बाकायदा फुटेजेस इस चीज़ की मौजूद हैं जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से कारकुनान जो है वो शेल जो है वो साथ लेकर आए थे, असलहा साथ लेकर आए थे, और बाकायदे तौर पर ये एविडेंस मौजूद है। लेकिन एक तरफ अगर हुकूमत को देखें तो हुकूमत ने भी बहुत पहले से कंटेनर्स लगाकर तमाम तर जगहों को, छोटी बड़ी शहरों को इस तरह से महसूर कर दिया, और हुकूमत खुद भी महसूर होकर रह गई। दूसरी तरफ ये भी बात है कि हम इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज क्या बिल्ड कर रहे हैं। बेलारूस के सदर आए हुए हैं इस वक्त पाकिस्तान, कल उससे पहले उनका जो है डेलीगेशन भी पाकिस्तान आया था। ये तमाम तर सूरत हाल देखने वाली है, क्योंकि एक तरफ जिस तरह से हुकूमत इस चीज़ का दावा कर रही है। मुझे यहाँ पे एक चीज़ आपको बताऊं कि बेलारूस के सदर को हमने जितना प्रोटोकॉल दिया है, इतना शायद वो डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन जितना भी प्रोटोकॉल उनको मिला है वो धरने की वजह से मिला है। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, वकील हैं इमरान खान साहब के। फैसल चौधरी साहब, थैंक यू सो मच। सर, हतमी कॉल थी और इस दफ़ा कहा जा रहा था कि जब तक मुतालबात ख़त्म नहीं होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे नहीं हटेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखा कि धरना अभी शुरू ही हुआ था कि रात को ख़त्म हो गया, हुकूमत की जानिब से उसको ख़त्म किया गया, चाहे आंसू गैस है या फिर रबड़ की गोलियां, जो भी हुआ। क्या मुहर्रिकात हैं, क्यों धरना ख़त्म हुआ? देखिए, धरने के ऊपर जो है जिस तरह की ब्रूटैलिटी की गई है, स्ट्रेट फायर मारे गए हैं, शेलिंग और रबड़ की गोलियां, तो एक आम बात है। लेकिन बात यह है कि ये एक मरहला था, इसमें बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि ये उस तरह से कामयाब से हम किनार नहीं हो सका, लेकिन ये एक मुसलसल जदोजहद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने नुकात में, अपने एजेंडे पे, मुल्क में आइन और जमहूरियत की बहाली के मुतालबे पे बिल्कुल कायम है, और हम इस जद्दोजहद को पुरअमन तौर के ऊपर दोबारा जारी भी रखेंगे, और हम इसको आगे भी बढ़ाएंगे। हम अपने मुतालबात से हरगिज पीछे नहीं खड़े होंगे। इससे जो रात का वाकया है उससे दिल छोटा करने की बात नहीं है। तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी पार्टी है, और इंशाअल्लाह हम दोबारा इकट्ठे होंगे, और जो हमारे लोग शहीद हुए हैं, इन लोगों को हमारे जख्मी किया गया है, हम उनका भी भरपूर कानूनी जो मामलात हैं वो भी करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा फैसल साहब, ये भी बताएं कि हुकूमत तो स्टैंड स्टिल नज़र आ रही थी और कह रही थी कि हम कामयाब हो गए, लेकिन आप समझते हैं कि हुकूमत भी किसी हद तक नाकाम हो गई है? क्योंकि जो दावे कर रही थी हुकूमत कि हम डी चौक पहुंचने नहीं देंगे, कारकुनान आए, डी चौक पे पहुंचे, उसके बाद ये मामलात हुए। निहत्थे लोग, हाथों में बिल्कुल कुछ नहीं, मास्क लाए,
अपने चादरों के वो डी चौक में आए शेलिंग का सामना करते हुए, इतनी बड़ी तादाद में लोग खड़े हुए। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के वो लोग जो डी चौक में पहुंचे या इस इज्तिमा में शामिल हुए, वो खराज तहसीन के मुस्तहक हैं। अच्छा जो सब लीडरशिप ने वो रोल नहीं अदा किया हमेशा की तरह जो होना चाहिए था, लेकिन कारकुनान ने वो रोल अदा किया जो हमेशा करते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन कारकुनान पे मुझे फख्र है। अच्छा चौधरी साहब, मुझे ये बताइए कि एक तो आपने कहा कि सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिर क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी कॉल देती है, ये हतमी कॉल उसको कहा जाता है कि इसके बाद तो कोई रास्ता नहीं है, उसके बाद नुकसान कारकुनान का होता हुआ नजर आता है और क़यादत गायब हो जाती है अजीब व गरीब तरीके से। डेट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। वेरी अनफॉर्चुनेट। आई टोटली एग्री विद यू कि ये जो देखें, जेल में एक बैठा शख्स है, वो पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए, आइन के लिए और कानून की सरबुलंदी के लिए कुर्बानियां दे रहा है, और बाहर जिस तरह से एक गैर सियासी अंदाज से इतने अहम मामलात को डील किया जा रहा है, ये इससे शिकवा बनता है। और जाहिर है क्योंकि पार्टी के अंदर का मामला है, तो पार्टी में ये उठाया भी जाएगा और इस पे बात भी की जाएगी। और जो लोग नहीं पहुंचे हैं, अब खान साहब जो हैं वो सदबाब भी करें उनका, और इस तरह से कारकुनान को भी यारो मददगार छोड़ के ना आना, शो अप ना करना, नॉट इवन के आप वर्चुअली भी नहीं शो अप हुए, इस बार तो वो भी नहीं हुआ, वर्क फ्रॉम होम भी नहीं हुआ, तो इस पर शिकायतें तो बहुत हैं। ठीक, सही। फैसल साहब, अब कल हमने देखा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जिस तरह से एग्रेसिव नज़र आ रहे थे और खुफिया हाथ के हवाले से भी बात कर रहे थे, ये खुफिया हाथ कौन है? इस हवाले से क्या इत्तलात है? अगर इमरान खान साहब नहीं है, मौजूदा लीडरशिप नहीं है, तो फिर? मैंने मोहसिन नकवी साहब का बयान सुना नहीं, मैं तबसरा करने से कासिर हूं जब तक आप मुझे कोई बताएं। वो मोहसिन नकवी साहब का कहना ये है फैसल चौधरी साहब के, बल्कि बयान सुनवा देते हैं जरा आपको। जरा मोहसिन नकवी साहब का क्लिप सुनवाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। गवर्नमेंट का डिसीजन है कि कोई मुज़ाकरात इनसे नहीं होंगे, कोई ये धरने वालों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। जो जानी नुकसान, जो माली नुकसान हो रहा है, पिछले 2 दिन में हुआ है, उसकी जिम्मेदार एक औरत है जिनका नाम मैं पहले भी बता दिया। आप इसी तरीके से डेड बॉडीज़ लें, इलाका भी क्लियर रखना है और जानी नुकसान भी नहीं होने देना। इसके अलावा भी चौधरी साहब उन्होंने सुबह बात करते हुए कहा कि एक खुफिया हाथ है जिस हाथ की वजह से ये हमारी नहीं सुन रहे, और अभी तो उन्होंने बुशरा बीबी को मुर्द इल्जाम ठहराया। ये रात 8:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और दिन वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि खुफिया हाथ है। देखिए, वो वज़ीर दाखिला, उनको खुफिया हाथ की निशानदेही करनी चाहिए। इस तारों में बात करेंगे तो फिर तो बहुत शकूक व शुबात होंगे। वो खुफिया हाथ कहाँ से है, कि हुकूमत का है, किसी इदारे का है, तो वो तो मोहसिन नकवी साहब को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से वो एम्बिग्विटी में रखें, बात करेंगे तो लोग फिर उससे बातें करेंगे, उनको एक क्लैरिटी के साथ आना चाहिए। ठीक। अच्छा चौधरी साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे कारकुन हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े एक्टिव हैं, उनको मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे। वो तो कह रहे हैं कि उन्हें लगता है बकौल उनके कि अब हमारी जो लीडरशिप है वो कंप्रोमाइज्ड है, वो कहीं ना कहीं पे आके कंप्रोमाइज़ करती है और कारकुनों को नेता छोड़ के चली जाती है। देखिए, इस पर चर्चा मैं नहीं करूँगा, कॉम्प्रोमाइज है या नहीं है, लेकिन वो आए नहीं, तो ये काफ़ी एक ऐसी बात है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। कॉम्प्रोमाइज होना ना होना ये तो मैं नहीं कह सकता किसी के बारे में, क्योंकि वो मुझे इल्म नहीं है, मैं प्रीवी नहीं हूँ किसी सही। अच्छा फैसल साहब, मुज़ाकरात के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि हुकूमत तो इस वक्त कह रही है कि अब हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, चाहे वो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हो, चाहे वो राना सनाउल्लाह हो। क्या आप ये चाहेंगे कि इस तरह से फसाद ना हो, दोबारा से सड़कों पर ना आ जाए, टेबल टॉक होना ज़रूरी है? टेबल टॉक के अलावा और कोई हल ही नहीं है। हुकूमत को बिल्कुल बात करनी पड़ेगी, हुकूमत को अपना एजेंडा देना पड़ेगा। और ऐसे एजेंडे के ऊपर 3 निकात इमरान खान ने दिए हैं, तो अपने हुकूमत ने अभी तक कोई अपने एजेंडे पे नहीं आए हैं। हुकूमत ने गैर सियासी अंदाज से मामले को हैंडल किया है। हुकूमत ने एक ब्रूटल फोर्स इस्तेमाल की है, जो कि जमहूरी मुल्कों में नहीं होता। अपने लोगों के खिलाफ इस तरह की फोर्स नहीं इस्तेमाल की जाती, और ये काबिल मजम्मत बात है। अच्छा ये भी बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से अगर मुज़ाकरात स्टार्ट किए जाएं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो 3 क्लियर कट स्टांस हैं उनके। खान साहब की रिहाई है, आपके रहनुमाओं की रिहाई है, फिर 26वीं आईनी तरमीम और इलेक्शन के हवाले से बात है। लेकिन अगर हुकूमत अपने पॉइंट्स रखेगी तो टेबल टॉक पे क्या आप भी एक कदम पीछे हटेंगे, हुकूमत भी एक कदम पीछे हटेगी, आपके जो 3 पॉइंट्स हैं इन पे आप फर्म रहेंगे? मतलब ये तो डिपेंड करता है ना कि हुकूमत क्या निकात लेके आती है। ये तो मफरूजे के ऊपर तो तबसरा करना मुश्किल हो जाएगा।
सही। अच्छा फैसल साहब, थोड़ा सा ये भी हाईलाइट कीजिएगा, जैसे अभी आप ये बात कह रहे हैं ना कि आप अब इन चीज़ों को आगे तक जारी रखेंगे। अब एक सवाल यहाँ पर ये भी है और बातें भी की जा रही हैं, फ़ज़ा में ये बातें गूंज रही हैं, क्योंकि जब भी कोई इस तरह से आला शख्सियात आती हैं पाकिस्तान में, उसी वक्त पीटीआई जो है वो बाहर आती है, सड़कों पर एहतजाज करती है। अब जो आप बात कर रहे हैं कि आगे तक हम इसको लेकर चलेंगे, क्या फिर ये एक्सपेक्ट किया जाए कि फिर कोई ओहदेदार बाहर से आएगा और तभी ये फसाद दंगा होगा? बेलारूस के सदर को की ख्वाब में नहीं था कि ये सारे इस तरह से तैयार होंगे। यहाँ पे आता कोई नहीं, इनको बुलाता कोई नहीं है। बेलारूस के सदर, बेलारूस का नाम कभी आपने सुना था आज से पहले? इससे पहले नहीं सुना था, ऑनेस्ट स्पीकिंग, ऑन एयर कह रहा हूँ। वो मजाक की बात है, ये तो पागल। 91 लाख का मुल्क है सर, और लैंड लॉक कंट्री है, उससे हमने क्या लेना। और बेलारूस में एक हम जिम्मेदार लोग हैं, तो हमें रूसी ट्रैक्टर एक याद है, वो ही होता था। तो वो भी अपना उसके पुर्जे नहीं मिलते थे। तो एक छोटा डिप्टी समझे कि वजीर जैसा एक मुल्क है, पुतिन का एक वो छोटा सा है, तो इन्होंने बनाया, छोड़े बेलारूस को। ये तो अच्छा। फैसल चोई साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया इस वजह से अदा कर रहा हूँ कि आज आप तो हमारे साथ आए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत आज उनके नंबर बंद हैं, वो शायद मौक़िफ़ नहीं देना चाह रहे। आपने फिर हमारे सवालों के जवाब दिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फैसल चोई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और वकील भी हैं इमरान के, वो हमारे साथ मौजूद थे। और इसके बाद हम अब धरने वाली सिचुएशन पे जाएंगे, धरने की जगह पे जाएंगे, बल्कि ब्रेक लेंगे, ब्रेक ले लेते हैं पहले, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। चोई साहब से भी गपशप हुई, हमारी अपनी भी इंटरेक्शन हुई आपके साथ। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद स्ट्रेट अवे आपको डी चौक लिए चलेंगे, जहाँ पे हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। और सुबह की सोच में हम बात करेंगे उस जगह की जहां पे कल तहरीक इंसाफ के एहतजाजी पहुंचे थे, रैली की सूरत में पहुंचे थे। पहले तो उन्होंने डी चौक पे कब्जा करने की कोशिश की, उसके बाद हमने देखा कि रेंजर्स ने, पुलिस ने वहां से कब्जा छुड़ाया, फिर उनको चाइना चौक धकेला गया और फिर रात गए। क्या कुछ हुआ ये तो आप सबको मालूम है कि अब तहरीक इंसाफ के कोई भी कारकुनान इस्लामाबाद में मौजूद नहीं है। उसी जगह से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जमशेद कादिर हमारे साथ मौजूद है। जमशेद, आपको खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो सूरत हाल बताइएगा, किस तरह की सूरत हाल है इस वक्त डी चौक में, आप क्या देख रहे हैं? जी इसनान, अगर इस वक्त की सूरत हाल की बात करें तो इस वक्त तो सूरत हाल अंडर कंट्रोल है, सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं, ट्रैफिक जुज़वी तौर पर बहाल हो चुकी है और डी चौक का मुकम्मल कंट्रोल जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों में इस वक्त है। लेकिन गुज़श्ता रोज़ की अगर बात करें तो कल ये पूरा जना एवेन्यू, अगर आप खैबर प्लाजा से लेकर कलसूम प्लाजा तक बात करें तो ये मैदान जंग बना रहा। पहले पीटीआई के जो कारकुनान थे 400 से 500 कारकुनान के करीब डी चौक पहुँचे। काफ़िला उस वक्त जो है वो तकरीबन कलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल के पास मौजूद था, लेकिन वो यहाँ पर आए और उन्होंने कंटेनर्स पर चढ़े। पुलिस उस वक्त जो है ये जगह छोड़कर जा चुकी थी। उसके बाद जब काफ़िला आगे बढ़ा तो मज़ामत दिखाई गई और पुलिस की जानिब से वापस काफ़िले को चाइना चौक की तरफ धकेला गया, जिसके बाद रात के दोबारा पुलिस की जानिब से और एफसी की जानिब से मुश्तरका ऑपरेशन किया गया और इस्लामाबाद को क्लियर करवाया गया। अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 500 से 600 अफराद जो हैं वो पीटीआई के कारकुनान, उन्हें गुज़श्ता रोज़ हिरासत में लिया गया है और आज उन्हें अदालतों में पेश किया जाएगा। लेकिन ये एक रफ एस्टिमेट है, क्योंकि इससे कबल जब अक्टूबर के महीने में 5 अक्टूबर को यहाँ पे एहतजाज किया गया था तो पीटीआई के 1000 कुछ कारकुनान जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो ये गिरफ्तारियां भी हतमी नहीं हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन 600 के करीब गिरफ्तारियां इस वक्त बताई गई हैं जो की गई हैं। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी तो गुज़श्ता रोज़ दौरान ऑपरेशन ही निकल चुके थे, तो कोई वेल प्रोमिनेंट कोई भी लीडर जो है वो गिरफ्तार नहीं हुआ। 3 कायदीन इस काफ़िले को लीड कर रहे थे, उमर अयूब उनमें शामिल थे, बुशरा बीबी थी और अली अमीन गंडापुर थे। उन तीनों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, दीगर कारकुनान को यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया था और रात वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से यहीं डी चौक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और हालात नॉर्मल होने का कहा गया था।
आज सुबह सवेरे से रास्ते जो है वो खोले जा रहे हैं, कंटेनर हटाए जा रहे हैं, ट्रैफिक जुज़वी तौर पर बहाल हो चुकी है और तालीमी अदारे और दफातर तो आज बंद रहेंगे क्योंकि गुज़श्ता रोज। जमशेद, आपके अकब में देखा जा सकता है कि किस तरह से गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी है। क्या आप दिखा सकते हैं कि बैकग्राउंड पर क्या सिचुएशन है इस वक्त? कैमरामैन से अगर आप रिक्वेस्ट करें कि तमाम इर्द गिर्द का माहौल हमारे देखने वाले नाज़रीन को दिखा सकें तो। अगर आप मेरे बैकग्राउंड पे देखेंगे तो बैकग्राउंड पे इस वक्त इस साइड पे कंटेनर लगे हुए हैं। ये मार्गला रोड वाली साइड है। दूसरी जानब जो जना एवेन्यू है उस साइड से ट्रैफिक जो है वो जुज़वी तौर पर बहाल की गई है। गाड़ियों की आमदोरफ्त जो है वो जारी है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा भी रहे हैं कि ये वो रास्ता है जिस रास्ते से कल मुजाहिरीन डी चौक में पहुंचे थे और यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ यहाँ पर पथराव हुआ, रबड़ की बुलेट्स फायर की गई, अंधाधुंध शेलिंग रही। कल ये सारा जना एवेन्यू आप मेरा कैमरामैन इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ से लेकर ब्लू एरिया पूरा जितना है ये मैदान जंग बना रहा। यहाँ पे गुज़श्ता रोज़ प्रोटेस्टर्स थे, लेकिन गुज़श्ता जो शब थी उसमें जब ऑपरेशन किया गया रेंजर्स की जानिब से और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, तो ये इलाका मुजाहिरीन से खाली करवा लिया गया था और इस वक्त बहाली का काम जारी है। जो कंटेनर्स पड़े हुए हैं सड़कों पर उन्हें हटाया जा रहा है। सफाई का काम जारी है। सीडीए का अमला यहाँ पर मौजूद है। ज़िले इंतज़ामिया आज जो है वो इन एक्शन है और तमाम तर जितनी रुकावटें हैं उन्हें हटाया जा रहा है। इस तरह गाड़ियाँ भी जो हैं वो मामूल के मुताबिक डी चौक की जानिब आ रही हैं, लेकिन मारगला की तरफ जाने वाला रास्ता भी इस वक्त डी चौक पे बंद है। इसके साथ साथ अगर रेड जोन की तरफ जाने वाला जो दूसरा रास्ता है उस पर अभी तक कंटेनर मौजूद हैं और उन कंटेनर्स पर जिन पर जो है वो सब कपड़ा लगाया गया था उन कंटेनर्स पर अब बानी पीटीआई का नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है और डी चौक दफ़ा 804 के नाम से भी यहाँ पर आप लिखाई देख सकते हैं। ये कंटेनर्स अभी तक मौजूद हैं। इस पर सब्ज़ कपड़ा लगाया गया था, वो सब्ज़ कपड़ा तो हटा दिया गया है। रेंजर्स एहलकार अभी भी यहाँ पर सिक्योरिटी पर मौजूद हैं क्योंकि ये कंटेनर जो ही क्रॉस किए जाते हैं तो रेड जोन का आता शुरू हो जाता है। बिल्कुल सामने इससे इन कंटेनर्स के पीछे पार्लियामेंट हाउस है, उसके साथ ऐवान सदर है, वज़ीर आज़म हाउस है, तमाम तर हसास बिल्डिंग्स हैं और जो दफातर हैं वो इन कंटेनर्स की दूसरी तरफ। जमशेद मुझे ये बताइएगा कि हमने इससे पहले देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर धरने से की बात कीजिए, जब वो डी चौक पहुंचे हैं, अभी रिसेंटली भी अगर 6-7 महीने पुरानी बात की जाए तो वहां पे मेट्रो स्टेशन हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको नुकसान पहुंचा था। इस दफा क्या किसी किस्म का नुकसान रिपोर्ट हुआ या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान हैं वो पुरअमन रहे? नहीं, इस दफ़ा सूरत हाल मुख्तलिफ थी क्योंकि कोई क़यादत जो है वो मौजूद ग्राउंड पे नहीं थी। अली अमीन गंडापुर वो थे जो गुज़श्ता जब वो पहला मार्च लेकर आए वो इन डी चौक जिस वक्त पहुंचे वहीं से चाय पीने चले गए और उसके बाद वो वापस नहीं आए और कारकुनान बेयारो मददगार रहे। इस मरतबा दो क़यादत में दो नाम थे, एक तो बुशरा बीबी और एक अली अमीन गंडापुर। बुशरा बीबी की जानिब से वक्तन फ़वक्तन अपने कारकुनान से इंट्रैक्शन होता रहा और उनकी जानिब से पुरअमन रहने का कहा जाता रहा। यहाँ पर अगर तसादम की बात करें तो सिर्फ पथराव की हद तक तसादम हुआ, किसी अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाया गया। मेट्रो स्टेशन जितने भी हैं वो अपनी हालत में मौजूद हैं। दरख्तों को भी इस मरतबा कम आग लगाई गई। इससे पहले जब भी शेलिंग होती थी तो मुजाहिरीन की जानिब से दरख्तों को आग लगाई जाती थी या दीगर जो अमलाक हैं उन्हें जलाया जाता था और धुआं किया जाता था, क्योंकि शेलिंग के असरात धुएँ से ज़ायल होते हैं तो लिहाजा अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी मुजाहिरीन इन्हें टूल के तौर पर इस्तेमाल करते थे। इस मरतबा उस तरह से तोड़ फोड़ नहीं हुई। तोड़ फोड़ तब होती है जब कल ये भी इत्तलात आ रही थी कि मीडिया की DSNGs पर और मीडिया के जो वर्कर्स थे तमाम टीम्स पर भी हमला किया गया है। किस हद तक सदाकत है इस बात में? डी चौक के मुकाम पर 3 दफातर थे, निजी चैनल्स के ये दफातर थे, उन पर जो है वो पथराव किया गया था गुज़श्ता रोज़ और DSNGs जो यहाँ पर तैनात थी उन्हें पहले ही यहाँ से हटा दिया गया था। जब मुजाहिरीन करीब पहुँचे तो वो DSNGs निकाल दी गई थी, लेकिन जो बैक साइड पर DSNGs खड़ी थी ब्लू एरिया की उन्हें जो है वो तोड़ फोड़ का निशाना बनाया गया। उससे पहले एक रोज़ 26 नंबर के मुकाम पर भी मुजाहिरीन की जानिब से मीडिया की DSNGs को निशाना बनाया गया था और उनकी जानिब से जवाब ये पेश किया जा रहा था कि हमारी जो कवरेज है जिस तरह से हक बनता है उस तरह से कवरेज नहीं दी जा रही, लिहाजा हम इसका बाइकआउट करते हैं। इससे पहले भी
जब संजानी के मुकाम पर जलसा हुआ था तब भी वहाँ पे मीडिया के जो नुमाइंदगान थे उनके साथ इस तरह का वाक़या पेश आया था और वहाँ पे भी हरासा किया गया था। अली अमीन गंडापुर की जानिब से भी नामुनासिब अल्फाज मीडिया के लिए वहाँ पर इस्तेमाल किए गए थे। तो ये उसी का एक असर है, एक रब्त है। अगर आप पीटीआई के पिछले दौर की बात करें तो उसमें भी पीटीआई को जो मीडिया है उसको टारगेट किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही उसको टारगेट किया जाता है। अच्छा जमशेद, मुझे ये बताइएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वक्त ये बनता है कि क्योंकि सोशल मीडिया अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का देखें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हो रही हैं कि जो हम सोच नहीं सकते। इस ग्रैंड ऑपरेशन के हवाले से आपने कोई मालूमात की है किस तरह का ऑपरेशन था? क्योंकि जब हम सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्पेशली देखते हैं तो वो तो कह रहे हैं कि अभी बल्कि फैसल चौधरी साहब कह रहे थे कि स्ट्रेट फायर हुए हैं। इस हवाले से क्या अपडेट्स है, किस तरह का ऑपरेशन था और क्या हिकमत अमली थी गवर्नमेंट की जिसमें वो कामयाब रही? कल दिन भर और परसों पूरा दिन तो हुकूमत की भी और वजारत दाखिला की भी ये कोशिश थी और जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनकी ये कोशिश थी कि मामला बातचीत के ज़रिए हल किया जाए। इसी तसलसल में कल जो है वो अडयाला जेल में भी मुलाकातें जारी रहीं, लेकिन शाम के वक्त हालात ख़राब हुए। कल दिन को जो है पुलिस की जानिब से या रेंजर्स की जानिब से इस्लामाबाद में कोई ख़ास मज़ामत नहीं दिखाई गई थी और उस तरह से नहीं रोका गया था जिस तरह से कटी पहाड़ी पर मज़ामत दिखाई गई थी, बुरहान इंटरचेंज पर, हल्का हकला इंटरचेंज पर मज़ामत दिखाई गई थी। इस्लामाबाद में वो मज़ामत देखने में नहीं आई क्योंकि ये एक तासुर था कि बातचीत के ज़रिए ये मामलात तय पा जाएंगे। लेकिन जब मुजाहिरीन ब्लू एरिया में पहुंच गए उसके बाद मुजाहिरीन को बाकायदा तौर पर स्पेस दी गई। मुजाहिरीन डी चौक में पहुंचे, पूरे ब्लू एरिया पे मुजाहिरीन पहुंचे, वो यहाँ पे सेटल हुए। जब वो पुरसकून हो गए कि अब इसके बाद कुछ भी नहीं होना तो फिर शाम के बाद एक खबर ये भी चलाई गई कि इस्लामाबाद पुलिस ने वजारत दाखिला को ये इस्तदा की है कि इस जो ऑपरेशन है ये 24 घंटों के लिए मुखर किया जाए, नौजवान थके हुए हैं। इस नाम में जो है वो पीटीआई के जो कारकुनान थे वो भी रिलैक्स हो गए कि कोई ऑपरेशन नहीं होने दिया जा रहा। इस जो टाइम गुजरा इसमें स्ट्रेटजी अपनाई गई और पाकिस्तान रेंजर्स के साथ साथ इस्लामाबाद पुलिस के जो अब तक फिगर आया है कि 1500 जवान थे जिन्होंने ये ऑपरेशन किया है। उन्होंने पहले तमाम तर मुजाहिरीन को ब्लू एरिया में इकट्ठे होने दिया, उसके बाद घेराव किया गया चारों साइड से, चारों अतराफ से पाकिस्तान रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस और इसके साथ साथ एफसी की नफरी ने एक ही वक्त पे चारों साइड से ऑपरेशन शुरू किया। सेंटोरस वाली साइड से भी ऑपरेशन किया गया, डी चौक वाली साइड से भी जो है वो अहलकार आए और दीगर जो दो अतराफ हैं ब्लू एरिया की अगर बात करें तो F7, F6, G7 और G6 वाली साइड से जो है वो एक टाइम में रेड किया गया और मतलब आप यही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच जमशेद, आप तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे और जमशेद हमें यही बता रहे थे कि जो कारकुनान है उनको स्पेस दी गई कि पहले ये दावे किए जा रहे थे कि कटी पहाड़ी जो है उससे आगे नहीं आने देंगे, फिर अटक पुल की बात की जा रही थी लेकिन आ गए और फिर धरना खत्म हो गया। तो ये तमाम तर सूरत हाल थी, डी चौक के मनाजिर थे जो आपने मुलाहिजा किए। यहाँ पर वक्त ब्रेक का, विल बी राइट बैक सून। वेलकम बैक टू सुख की सोच। मुल्क की सियासत के ऊपर हम बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको डी चौक के मनाजिर दिखाए, उससे पहले हमारे साथ फैसल चौधरी साहब मौजूद थे और अभी सीनियर तजिया निगार जनाब पीजे मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया। पीजे मीर साहब को खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। गुड मॉर्निंग सर। एंड मुझे बताइएगा कि हतमी धरना था, कॉल थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, खान जब तक बाहर नहीं आते हम यहाँ से नहीं जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि जब धरने वाले पहुंचे तो वो 24 घंटे भी डी चौक में नहीं गुजार सके। एक सबसे आप बिल्कुल अब सवाल करेंगे, एक मुझे आपसे एक सवाल है कि आप मुझे बताएं ये जो हमारी गवर्नमेंट है ये चली गई है या है? ये है, फिलहाल है सर, है ना, फिलहाल है। नाउ तो ये धरना किस लिए आए थे मुझे बताएं? कि गवर्नमेंट को गिराने के लिए? जी बिल्कुल। हमारा कोई बनाना रिपब्लिक है कि आप डी चौक या फलाने चौक आ जाएं और आप खड़े हो जाएंगे? कोई भी हो, आप ये रिवर्स भी कर दें, वेदर इट इज PMLN या PPP या PTI, अगर ये एक दूसरे के खिलाफ आके तो क्या ये गवर्नमेंट्स खत्म कर देते हैं? नहीं, इस तरह नहीं होता है। अगर आपने कुछ करना है और इसके नताइज आपने हासिल करने तो वो पार्लियामेंट के अंदर आप करेंगे। आप ये गर्मजोशी से, इमोशन से और इतने जज्बाती ना हो कि आप जाएंगे 10,000 ले जाए, 50,000, लाख ले जाए, 2 लाख ले जाए, तो क्या आपकी गवर्नमेंट्स इस तरह खत्म होनी शुरू होंगी? नहीं, एहतजाज जरूर करें, आपका हक है ऑपोजिशन का, बट
विद इन द डोमेन्स ऑफ लॉ। अगर आप कानून तोड़ेंगे तो फिर जो भी हुकूमत होती है वो एक नेसेसरी इकदाम लेते हैं। अब आपने कहा कि कल बड़ा इकट्ठा हुआ, ये इकट्ठा होते हैं, ये हमने बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी देखा हुआ है, सबको इस तरह देखा हुआ है सब पाकिस्तानी, कोई इधर चला जाता है, कोई इधर चला जाता है, कोई आज इस पार्टी में, कल की इस पार्टी में, लोग वही हैं। हाँ। लोगों की चेंज नहीं होती, लेकिन हम अचीव क्या करते हैं, हमने ऑब्जेक्टिविटी देखनी है कि हमने अचीव क्या करना है, क्या किया है या क्या करेंगे। मेरी नजर के अंदर ये मैं समझता हूं कि एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज थी, लेकिन बिल्कुल पॉलिटिक्स के अंदर, डेमोक्रेसीज के अंदर आपके पास ऐसे जुलूस निकलते हैं, जलसे निकलते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ये अगर तो हमने डेमोक्रेसी देखनी है, लेकिन डेमोक्रेसी के साथ साथ आपने देखना है ये जो तोड़ा ताड़ी होती है, ये पीटीआई ही के पैसे दिए हुए, जो टैक्स के पैसे दिए होते हैं चंद लोगों ने, बाय द वे हर पार्टी के अंदर कोई टैक्स नहीं देता। ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि जी नून ज्यादा देती है, पीटीआई ज्यादा देती है या पीपीपी। हमारी आवाम टैक्स देने से बिल्कुल गुरेज है, वो देती नहीं है टैक्स, लेकिन जिन्होंने टैक्स दिए होते हैं उनकी चीजें जाके तोड़ देते हैं, बत्तियां तोड़ दी, खंबे तोड़ दिए, बाग खराब कर दिए। ये पैसा कहां से आएगा? ये क्या नवाज शरीफ ने देना है, ये इमरान खान ने देना है, या आसिफ जरदारी ने देना है? ये पैसा आपने और मैंने देना है। ऑब्वियसली हाँ। तो अगर ही जाके अपने घर की चीजें तोड़ेंगे और जाके बर्बादी करेंगे तो मुझे बताएं फिर महंगाई होगी कि नहीं आपके टैक्सेशन के अंदर? टैक्सेस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे। इन चीजों को मद्देनजर एजुकेट करना है हमने अवाम को कि आप अचीव क्या करना चाहते हैं। जो आपने अचीव करना है, आपके मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के अंदर, उन पे जोर डालो, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाओ और उनको बुलाओ, उनको बोलो कि दिस इज व्हाट वी वांट। इकट्ठे होके 10,000, 5,000, 2 लाख, 20 लाख, दैट इज नॉट द आंसर। द आंसर, पर्टिकुलरली पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए, हम एक इकोनॉमिक क्राइसिस से जा रहे हैं। अब आप देखो ना, इसकी वजह से एक आदमी जो जेल में है, उसने इंटरनेट बंद करा दिया, उसने मोटर बंद करा दी, उसने आपके बिजनेसेस को बंद करा दिया। तो ये क्या हुआ? ये हमारा एक फेलियर है। मैं समझता हूँ कई लोग इससे नाराज होंगे, लेकिन देखें, जो भी हुकूमत में होता है उसकी जिम्मेदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो ऑपोजिशन में होता है उसकी होती है ओपिनियन। वो एक ओपिनियन देता है, वेदर थ्रू पार्लियामेंट और वेदर थ्रू ऑन द रोड्स। लेकिन बट रोड्स इज नॉट द आंसर इन मॉडर्न डे एंड एज। एग्जैक्टली मीर साहब, जैसे आपने फरमाया कि ये एक एक्सरसाइज थी, ठीक है, और ये भी आपने दुरुस्त फरमाया कि इसमें नुकसान तो हम सब का हो रहा है, हमने ही टैक्स देना है, लेकिन बात ये है कि अब कुछ तरह डिमांड्स इस तरह की हैं, अगर एक की डिमांड्स मान ली जाएंगी तो दूसरा नाकाम हो जाएगा, दूसरे की मानेंगी तो फिर पहला वाला नाकाम हो जाएगा, क्योंकि डिमांड्स इस तरह की है। तो ये कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन तो नहीं है ना? फिर पॉलिटिकल सोल्यूशन क्या है? टेबल टॉक की बात की जाए, उस पर एक कहता है हम बात करना चाहते हैं, दूसरा कहता है हमने बात नहीं करनी। आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही पिन पॉइंट किया है। बात करनी पड़ेगी और ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव होना चाहिए। गवर्नमेंट बड़ी होती है, उसके पास जिम्मेदारी है, वो जाती है, ये जो जिसकी एक मेजॉरिटी होती है, वो जाती है, भाई क्या तुम्हारा प्रॉब्लम है, इसको रिजॉल्व करेंगे। जब आपके मिनिस्टर्स ही खुद कहते हैं वी विल नॉट टॉक, व्हाट काइंड ऑफ एन आंसर इज दैट और अ क्वेश्चन? आपने इस तरह की नहीं प्रोवोकेशन करनी। बिल्कुल अपोजिशन का काम है आपको तंग करना, आपको हर्डल्स क्रिएट करने। वो अपोजिशन है, हर जगह करती है, इन्होंने भी किए हैं। द क्वेश्चन इज कि जब तक हम डायलॉग नहीं करेंगे और एक दूसरे के साथ बैठ के बात नहीं करेंगे, आप आगे नहीं चल सकते। अब पीटीआई के अंदर मैं देख रहा हूँ काफी ये फॉर्मेशंस बन गई हैं, इसमें काफी वो इधर उधर के आप कह लो कि फ्रैक्चर्स हैं। इन फ्रैक्चर्स को अगर ये जोड़ेंगे तो इनकी पार्टी तकड़ी रहेगी। अगर ये नहीं जोड़ेंगे, इनकी पार्टी स्लोली, जिस तरह कपड़ा नहीं उधड़ता, ये कपड़े उधड़ना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि हर पार्टी के अंदर यूनिटी होनी चाहिए, और यूनाइटेड यू स्टैंड, डिवाइडेड यू फॉल। जब तक नहीं करोगे, you will not progress, and this goes for the government as well. Government has to stick together. अब गवर्नमेंट जो है मेरी नजर के अंदर डिफेंसिव हो गई है। भाई आपको क्या जरूरत है कि आप इंटरनेट बंद करो? आपने इतना नुकसान पहुंचाया बंद करके कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आपके बिजनेसेस क्लैप्स हो गए, हर किस्म की डील्स आपकी डिलेड हो गई हैं, लोगों के पास बाहर टाइम नहीं है। हम समझते हैं पाकिस्तान,
वो बाहर पाकिस्तान की वो अहमियत नहीं है जो हम समझते हैं। ऐसे ही है। हमारी क्या औकात है। सो एट द एंड ऑफ द डे वी आर इन ये जो गवर्नमेंट कर रही है, इट इज ट्राइंग टू रिवाइव योर बिजनेसेस, इट इज ट्राइंग टू इम्प्रोवाइज योर इकोनॉमी। तो खुद ही अगर आप इंटरनेट बंद कर दोगे, रोड्स बंद कर दोगे, आपको पता है कल से लाहौर में पेट्रोल स्टेशन राशनिंग पे हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। सर, इस्लामाबाद में भी इसी तरह के हालात हैं मीर साहब। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात कीजिए, हर दफ़ा देखते हैं हतमी कॉल देते हैं वो, और हतमी कॉल के ऊपर एक बहुत बड़ा यू टर्न हमें नज़र आता है। स्पेशली अली अमीन गंडापुर ने 2 दफ़ा यू टर्न लिया, इस दफ़ा भी अली अमीन गंडापुर भी और बुशरा बीबी दोनों गायब हो गई, और मार वहाँ पे खाई है कारकुनान ने, जख्मी हुए कारकुनान। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मेरे ख्याल कारकुनान का भी टेम्परामेंट अब मेरे ख्याल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद वो किसी कॉल को सीरियस नहीं लेंगे। देखें, आप बुशरा बीबी को जब आप उनको गेज करते हैं या आप उनको एनालाइज करते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, बुशरा बीबी इज अ नोबडी, शी इज अ नोबडी, शी इज ओनली अ हाउसवाइफ। अगर आप एक मरियम नवाज की तरह या बेनजीर भुट्टो की तरह या बेगम नसीम वली खान की तरह या और कोई जो पॉलिटिकल लीडर्स है, ये उन कैटेगरी में नहीं है। वो पॉलिटिकल है, वो खड़े रहते हैं। आपने सही कहा, ये भाग गए। भाई क्यों भागे, मुझे बताओ ना। लोगों को आगे कर दिया और खुद आप बैकफुट पे चले गए। दिस इज नॉट हाउ लीडर्स रन। लीडर्स का काम है लीड बाय बाय योरसेल्फ, और यहाँ वो चीज हमने नहीं देखी है। ये पार्टी है इमरान खान की, ये बाकियों की नहीं है, ये बाकी किसी की नहीं है। जब तक इमरान खान है, ये पार्टी बिल्कुल तकड़ी है। उसके बाद आपने देख ही लिया, जेल में गए हैं कि कितने डिफरेंस, कोई इधर से स्टेटमेंट दे रहा है, कोई मरवत को ला रहा है, कोई उसको निकाल रहा है, कुछ कर रहा है। ये चीजें हमारी चल रही हैं इस पार्टी के अंदर। ये पार्टीज उस वक्त तकड़ी होती हैं। मैं देखो, मैं किसी की साइड नहीं लेने वाला हूँ, ये सब मेरे दोस्त भी हैं, एंड आई स्पीक ओपनली। मुस्लिम लीग नून जब ये एग्जाइल में थे, ये पार्टी बिल्कुल इधर उधर हो गई थी, लेकिन भागी नहीं थी, याद रखना, खड़ी रही थी ये। और ये एक निशान होता है पार्टी का। पीपल्स पार्टी का भी यही हाल है। ऐसे ही है। इनको भी चाहिए कि अगर आपका लीडर अंदर है, भागो मत, बट इन अ यूनिफॉर्म्ड एंड इन अ डिसिप्लिन्ड मैनर आप उनको रिप्रेजेंट करो। तो अगर आप दंगा फसाद में जाके करोगे, एक तो आपका इंप्रेशन क्या जाएगा। अब कई लोगों का कहना है ये जो एक आया है, ये जो धरना आया है, ये एक मैसेज था, किसको था, अमेरिका को। भाई क्यों था कि जिस तरह वो ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दे दी कि हम ये करेंगे, मेरा दोस्त है, ये वो फलाना, ठीक है, जो मर्जी बाहर दें स्टेटमेंट, लेकिन पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स के अंदर नो वन इंटरफेयर्स, नो वन हैज टू इंटरफेयर, एंड नो मैटर कोई भी गवर्नमेंट हो, वेदर इट इज पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, नो वन विल अलाउ कि आपके बाहर के इंटरवेंशन हो आपके इंटरनल मामलों के अंदर। दैट इज एब्सोल्यूट, दैट हैज टू बी द केस। अगर करता है, अगर मैं पीटीआई कहूंगा तो मैं कहूंगा थैंक यू वेरी मच आपके सेंटिमेंट्स का, ये मेरा और गवर्नमेंट का मसला है, हम इसको खुद इंटरनली ठीक करेंगे। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर वही बात होगी, देखो जी उधर देखते हैं या गेट तरफ देखते हैं। तो इस चीज को अवॉइड करो एंड थिंक इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। अच्छा मीर साहब, एक छोटा सा सवाल, अब इस तमाम तर सूरत हाल के बाद और ये जितना कुछ भी सर्कमस्टांसेस इस वक्त हैं, इसके बाद बुशरा बीबी का आपको कोई किरदार नजर आ रहा है यहाँ से आगे? इनका बहुत बड़ा किरदार है, और वो है टू बी अ हाउसवाइफ, दैट्स इट। और कोई किरदार, अगर इमरान खान साहब को अपनी पार्टी की एक स्ट्रेंथ चाहिए, बुशरा बीबी इज नॉट। देखो, इमरान मेरा बचपन का दोस्त है, मेरा, लेकिन ये जो डिसीजन है, इट इज अ रॉन्ग डिसीजन। ही शुड हैव सम पॉलिटिकल पीपल जिनकी कोई आवाम के अंदर से है। देखो ना, विद द ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट, बुशरा बीबी की क्या है, हु इज शी, प्लीज टेल मी, हु इज शी। तो आपने वो लोग लेके आने जिनसे लोग एफिलिएट करते हैं, जिनकी एक आवाम और अपने इलेक्ट्रेट के अंदर उनकी कुछ से है। और ये जब तक नहीं होगी, वो एक सिग्नेटरी हेड है, देयर इज नो हार्म इन दैट, बट पॉलिटिकली उनकी कोई ऐसी से नहीं है। वो तो पहले खुद ही उन्होंने कहा मैं तो हाउसवाइफ हूँ, अब आके खड़ी हो गई, ठीक है, बिल्कुल हक है, बनता है आए, बट पॉलिटिकली अगर आपने कोई रिजल्ट्स लेने हैं, वो एक पॉलिटिको लेगा, नॉन पॉलिटिकल्स नहीं लेंगे, एंड दैट हैज टू बी द वे। लेकिन एक और एक बोनो कंटेंशन है, इतने लोग आए क्यों नहीं? और भाई जब रोड नहीं बंद है तो लोग कहां से आएंगे? सही बात है। देखो ना, आप हर चीज को बैलेंस आउट करो।
ये इधर से नारे लगाने, नहीं जी कोई आया नहीं, दिस इज नॉनसेंस। लोग आना चाहते हैं, आए थे, आपने ऐसे डंडे इधर उधर कर दिए, कंटेनर्स लगा दिए, तो कहां से आएंगे वो? तो मुझे बता दो, लिटमस टेस्ट वही होता है, सी द इन फुल फॉर्म, आने दो, क्या करेंगे? गवर्नमेंट हैज टू बी स्ट्रांग और खड़े हो जाए। आपके पास हर चीज है, रिसोर्स है, लेकिन आप किसी के मुंह बंद नहीं कर सकते। याद रखना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। एग्जैक्टली। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, मेरे ख्याल है इतनी खूबसूरत बात मीर साहब आपने कर दी है कि यहीं पे हम खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पीजे मीर साहब मौजूद थे जो कि मुल्क की सियासत के ऊपर बात कर रहे थे, स्पेशली धरने के ऊपर बात कर रहे थे। और धरना हुआ, आए, ख़त्म हो गया, लेकिन मुल्क को इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, हमारी मईशत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। और हर जगह पे अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पे देखेंगे वहाँ पे भी नुकसान हुआ है। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि मईशत के ऊपर कितना असर पड़ा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर कितना असर पड़ा है, कमर्शियल प्रोडक्ट्स के ऊपर कितना असर पड़ा है। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे मुल्की मईशत पे जो असरात पड़ते हैं धरनों के एहतजाज के, स्पेशली अगर इस्लामाबाद की बात की जाए गज़ल, तो इस्लामाबाद में पिछले 15-20 साल से जब से मुशर्रफ का दौर ख़त्म हुआ और सियासी दौर स्टार्ट हुआ अनफॉर्चुनेटली, उसमें धरने हमें देखने को मिले। कभी यहाँ पे तारुल कादरी साहब आ जाते थे, कभी इमरान खान साहब खुद आए, 126 दिन का धरना दिया। उसके बाद खादम रिजवी साहब आए, फिर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वाले आए। तो आए दिन हर महीने 2 महीने बाद कोई ना कोई एहतजाज इस्लामाबाद में होता है, जिससे सड़कें बंद होती हैं, इंटरनेट बंद होता है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ बंद होती हैं, मईशत तबाह होती है, मोटरवेज बंद होती हैं। एग्जैक्टली, पेट्रोल की कीमत में इजाफा भी हो जाता है, सब्जी की कीमत में इजाफा हो जाता है, या फिर पेट्रोल मिलता ही नहीं है। इन तमाम तर इशू पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ अनवर साहब, साबिक सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और उनके साथ साथ अवैस चौधरी साहब मौजूद हैं, सदर आल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट। अवैस चौधरी साहब की तरफ चलते हैं। चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले बताइएगा कि कितनी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, स्पेशली जब इस्लामाबाद में धरना होता है और आपको सबसे बड़ी बात यह है कि फैज़ाबाद बंद हो जाता है, जिसमें पूरे मुल्क की कनेक्टिविटी आपकी फैज़ाबाद से होती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमें यहाँ इनवाइट करने का। असल में सूरत हाल ये है कि ये पिछले कई अरसे से हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि जब भी कोई मुल्क में एहतजाज होता है, कोई धरना होता है, या किसी भी पार्टी को आना होता है इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च वगैरह के लिए, तो ट्रांसपोर्टर्स उनका पहला शिकार बनते हैं। रास्ते में अभी जो करंट मौजूदा जो सूरत हाल है, इसका अगर अंदाजा लगाएं तो हमारा लिए जीटी रोड पिछले पूरे हफ्ते से बंद है। यहाँ से लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ सारे जीटी रोड के ऊपर, इसी तरह मुल्तान से शुरू हो जाए तो वहाँ मोटरवेज हमारे लिए बंद थी। हमारी गाड़ियों की पकड़ दकड़ इन्होंने आज से 1 हफ्ता पहले शुरू कर ली थी। और यहाँ पर अवैस साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। जो ही अवैस साहब के साथ वापस राब्ता होगा, हम उनकी जानिब वापस जाएंगे। काशिफ अनवर साहब मौजूद हैं, साबिक सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। काशिफ साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बताइएगा, मईशत के हवाले से हमने मिफ्ता इस्माइल साहब को सुना, और भी बहुत से इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने कहा कि 100-125 अरब रुपए का नुकसान होता है अगर इस्लामाबाद बंद हो जाए। क्या ये नुकसान एक्चुअल में होता है, और किन किन चीज़ों पर इफेक्ट पड़ता है एहतजाज का, धरनों का? देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आपका मुल्क बंद हो जाता है, और जो सबसे बड़ी बात है कि आपके तमाम शहरों से राबता खत्म हो जाता है, तो जब आपकी गुड्स एक शहर से दूसरे शहर नहीं जाएंगी तो क्या नुकसान नहीं होगा। और इस वक्त जो सबसे बड़ी बात हो रही है कि इस वक्त तो पेट्रोल की शॉर्टेज भी आ रही है। जब आपके ट्रांसपोर्ट ही नहीं चलेंगे तो फिर आपका विद इन सिटी या आपके इंट्रा सिटी कैसे हालात ठीक होंगे। और इसमें बिल्कुल मईशत का भी इस तरह से फर्क पड़ता है। अगर आप अपनी फैक्ट्रियों में प्रोडक्ट्स बना भी रहे हैं और वो जब तक मार्केट्स में नहीं जाएंगे, आप इस वक्त भी एक्सपोर्ट्स की जो हमारी कंसाइनमेंट है वो डिले होनी शुरू हो गई है। तो क्या एक्सपोर्ट्स जब आपकी नहीं होगी आपके मुल्क से, जब आपके मुल्क से फिनिश गुड्स नहीं जाएंगी, तो क्या वो हमारा नुकसान नहीं होगा। बहुत से जो कराची से विद इन सिटी आने हैं, लाहौर तक आने हैं, या बाकी दूसरे शहरों में जाने हैं, जब तक रॉ मटेरियल्स नहीं जाएंगे तब तक हम कैसे अपनी प्रोडक्शन को करेंगे। बहुत से लेबर जो आपके दूसरे सिटी में जाते हैं वो नहीं आ सकते। तो इसमें बिल्कुल इकोनॉमिक लॉस है। हमें इस बात को देखना है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा, और मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जब आपका किसी जगह पर भी आपके किसी धरना होता है तो उससे पूरे मुल्क में इफेक्ट पड़ता है। जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो 125 अरब या ये जो फिगर्स बताई जाती हैं, ये ठीक फिगर्स हैं? देखिए, ये तो एस्टिमेटेड फिगर्स होती हैं कि 125 अरब रुपए का फर्क आपका नुकसान हो गया है।
अब ये इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, जैसे मैं आपकी बड़ी उसकी आसान सी मिसाल दूंगा कि रेट कम, जो महंगाई है वो कम नहीं होती, लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आ जाती है। पहले वो 22% पे थी, अब 6% पे है, लेकिन तमाम चीजें वहां पर ही हैं। तो अब ये कैसे कैलकुलेट करती है गवर्नमेंट, ये तो गवर्नमेंट ही बता सकती है, लेकिन इससे बिल्कुल ये लॉस जरूर होता है कि बैंक में आपके ट्रांजैक्शंस नहीं होती, आपकी जो सप्लाईज हैं वो उस तरह से नहीं जाती हैं, और जो आपकी, जो मैंने आपसे कहा कि जो आपका एक्सपोर्ट का जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर वो दूसरे, जब तक वो कराची नहीं जाएंगे तब तक हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल नुकसान तो होता है, लेकिन जो एस्टिमेटेड वो फिगर देते हैं वो किस तरह से देते हैं वो तो मेरा सरकार ही बता सकती है। एग्जैक्टली। अच्छा, काशिफ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अवैस चौधरी साहब भी एक बार फिर से। अवैस साहब, इससे पहले आप बता रहे थे कि जब भी इस तरह की सूरत हाल होती है तो सबसे पहला जो हुकूमत का काम होता है वो मोटरवेज को बंद करना, आमदोरफ्त मुअत्तल कर देना। आप जो बात कर रहे थे उसको कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं बता रहा था कि जी हमारी गाड़ियों की पकड़ दकड़ इन्होंने पिछले एक हफ्ते से स्टार्ट कर दी हुई है। गाड़ियों को पकड़ के चौक चौराहों में खड़ा कर दिया जाता है और इसका ट्रांसपोर्टर्स को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। हमारे साथ जुल्म ये भी होता है कि हमारी जो गाड़ियां पकड़ी जाती हैं उनके ऊपर जो कार्गो लोड होता है उसकी जिम्मेदारी भी हमारे सर पे ही होती है। जब उन गाड़ियों को मॉब की तरफ से या मुजाहिरीन की तरफ से निशाना बनाया जाता है, गाड़ियों को आग भी, ये लाहौर में तो एक कंटेनर को पिछले एहतजाज के दौरान आग लगा दी गई थी। अभी आपने खबरें देखी हैं कि एक और कंटेनर को पिछले दिनों आग लगा दी गई, वो जल गया। तो उसमें जो करोड़ों रुपए मालियत का सामान होता है उसका हर्जाना भी हम ट्रांसपोर्टर्स को अदा करना पड़ता है। हमारे जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कंपनियों के साथ, तो हमारी तो पेमेंट ऑलरेडी कंपनी का जिसका हम कार्गो लेके जा रहे हैं उसने उसकी तरफ हमारी पेमेंट होती है, वो हमारी पेमेंट में से अपनी जो नुकसान है उसका अजाला कर लेते हैं, लेकिन जो हमारा गाड़ी मालिक है उसको इस चीज का कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। एक और चीज मैं यहाँ पे सामने रखना चाहता हूँ कि हुकूमत की तरफ से अभी बीबीसी की एक रिपोर्ट में मैं देख रहा था, उनको ये कमिश्नर साहब बता रहे थे कि बीबीसी को, न्यूज को, कि वो बता रहे थे कि जी हम इसका हर्जाना अदा करते हैं और हम ये गाड़ियां रेंट पे लेते हैं, इनका फ्रेट अदा करते हैं। मैं यहाँ ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारी गाड़ियों को जोर जबरदस्ती पकड़ा जाता है, पकड़ के जबरदस्ती खड़ी कर ली जाती है। हमारे पास इसका कोई, हमें टाइम पीरियड भी नहीं पता होता कि कितने दिन ये गाड़ी यहाँ पे रुकती है। अच्छा, ये जो कंटेनर्स होते हैं, ये कंटेनर्स गवर्नमेंट के होते हैं या जो सब ये भी आप लोगों के होते हैं और इनका भी मुआवजा आपको नहीं दिया जाता, और अगर कोई कंटेनर जला दिया जाए तो उसका फिर क्या होगा? जी, उसका मुआवजा हमें ही अदा करना पड़ता है अगर कंटेनर जला दिया जाता है। और ये जितने भी कंटेनर उन्होंने पकड़ के लगाए हुए हैं ये सारे जोर जबरदस्ती से पकड़े हुए हैं। इसमें अभी पिछले दिनों हमारे एक वाकया हुआ है, फैसलाबाद एक ड्राई पोर्ट है, वहां से जबरदस्ती रात के वक्त आगे सिटी ऑफ फैसलाबाद और उनके साथ भारी नफरी में पुलिस वाले मौजूद थे, जबरदस्ती वहां पे ड्राई पोर्ट की अथॉरिटी को, अमले को वहां से उठाया गया और जबरदस्ती वो कंटेनर, लोड कंटेनर वहां से ले जाए गए। एक और चीज इसमें हमें है कि हमें शिपिंग कंपनियों का भी मुआवजा अदा करना पड़ता है। ये कंटेनर जो होते हैं ये वापस हमने पोर्ट पे पहुंचाने होते हैं 5 से 6 दिन के अंदर, और अगर ये लेट होते हैं तो यौमिया हमें डॉलर्स की शक्ल में इनका जो डैमेज है वो अदा करनी पड़ती है। वो अगर इसकी जी बात करें तो ये तो अरबों डॉलर्स में और करोड़ों डॉलर्स में ट्रांसपोर्टर्स को नुकसान अदा करना पड़ता है इसका। सही। अवैस साहब, काशिफ साहब, जिस तरह के अभी अवैस साहब भी बता रहे थे कि इतना ज़्यादा हाली नुकसान होता है और उसके अलावा कोई मुआवजा भी नहीं दिया जाता। वज़ीर ख़जाना ने बाकायदे तौर पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें बताया कि 16 अरब का नुकसान है अगर बरामदात मुतासिर हों, उसमें जो है अब ज़ाहिर मोटरवेज भी बंद है, जिस तरह से अवैस साहब ने भी बताया। अब तक मतलब संडे से लेकर आज तक और उससे पहले 2 दिन ये तमाम बंदिश, कितना नुकसान हो चुका है? देखिए, मिनिस्टर साहब ने तो ये कहा है कि अरबों में नुकसान है, और मेरा ख्याल है वो तमाम जितने प्राइवेट लोग हैं, सरकार वो नुकसान भी मिलाकर बताती है कि इतना नुकसान पाकिस्तानियों का हो जाता है। जिस तरह ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि अगर कंटेनर्स टाइम पे वापस ना खाली भिजवाए जाएं तो उसका भी डॉलर्स में रेंट देना पड़ता है। अगर आपकी शिपमेंट, अगर आपकी इंपोर्ट हुई है और आपकी वो शिपमेंट कराची से आप पोर्ट से नहीं निकालते, तब भी आपको वहां पर जुर्माना देना पड़ता है। तो हर हाल में जो आपका जो मैन्युफैक्चरर है या जो भी आपका ट्रेडर है या जो भी आपका इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसका ही नुकसान है। सरकार तो किसी तरह से भी उसको कंपनसेट नहीं करती है। और अगर आपकी फैक्ट्री, मैं मिसाल देता हूँ, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर उसकी फैक्ट्री नहीं भी चलती तो जो उसके फिक्स्ड कॉस्ट हैं, जो उसकी लेबर है, वो तो उसी तरह से चल रही है। तो ये अरबों रुपयों का नुकसान हो जाता है, जिसमें अगर आप तमाम एक्यूमुलेटिव लॉस को देख लें
चाहे वो सरकार का है, चाहे वो कंटेनर्स का है, चाहे वो तोड़ फोड़ का है, चाहे वो इंडस्ट्री का है, चाहे वो लेबर का है, तो ये कई अरब रुपयों का नुकसान होता है। अच्छा वैसा मैं आपकी तरफ आऊंगा। कल हमने रिपोर्ट किया जो पुलिस एहलकार थे उनके लिए खाने की फैसिलिटी नहीं थी, सोने की फैसिलिटी नहीं थी, वो कहाँ पे जाके सोएंगे। इसके अलावा अगर आपकी बात को देखा जाए तो मुझे तो ऐसे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली खुद ही रॉबर्ट्स का किरदार अदा कर रही है कि लूट खसूट के साथ कंटेनर्स लिए, ट्रांसपोर्टर्स लिए, लेकिन कल एक और फिगर आया कि 1 अरब 90 करोड़ या फिर 2 अरब रुपए वो गवर्नमेंट से लेते हैं कि हमारे अखराजात हो रहे हैं, वो फिर इनकी जेबों में जाते हैं। जी बिल्कुल, मैंने भी कल ये चीज सुनी है, ये इनकी जेबों में ही जाते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स को तो इसका कोई चीज नहीं दी जाती। अभी जो गाड़ियां हमारी पकड़ के मुख्तलिफ शहरों में लगा दी जाती हैं, एक चौक में 20-20, 50-50 हमारी गाड़ियां खड़ी की जाती हैं, तो जो हमारा अमला है वो भी वहां पे बेचारा यारो मददगार होता है। हमारे ड्राइवर्स के लिए ना कुछ सोने का इंतजाम होता है, ना उनको को खाने को चीज मैसर होती है, और उसके बाद सबसे बड़ा जो मसला है वो हमारी सिक्योरिटी का है, हमारे ड्राइवर्स की सिक्योरिटी का, हमारी गाड़ियों की सिक्योरिटी का, और जो उसके ऊपर कार्गो लोड है। और कई जगह पे तो ऐसा होता है कि उसमें ऐसी चीजें होती है जो आतिशगीर मादा होता है, जैसे हमारी कोयले की लोड गाड़ियों को पकड़ के लाहौर में खड़ा कर दिया गया। इसी तरह कुछ केमिकल्स होते हैं गाड़ियों में, ड्रमों में लोड होते हैं, तो इनको नहीं पता होता कि कंटेनर में कौन सा मवाद है जिसको वो जल्दी आग पकड़ सकता है। तो उस सूरत हाल में ये एक एटम बॉम्ब की सूरत में ये खड़ा कर देती है। वो आम जो अवाम है, जो एहतजाजी है, उनकी जान के लिए भी अच्छा अवैस चौधरी साहब, हमारे पास वक्त कम है, मैं काशिफ साहब की तरफ जाना चाहूँगा। काशिफ साहब मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह धरने होते हैं, लेट्स सपोज 3-4 दिन एक्टिविटी बंद रही, तो इसमें कोई इन्फ्लेशन में भी इजाफे का खतरा होता है उसके बाद? देखिए, जब आपके प्रोडक्ट्स एक जगह पे नहीं जाएंगे, चाहे आप इसको सब्जी ले लें, चाहे आप इसको फल ले लें, चाहे आप पेट्रोल ले लें, तो वो चीज अल्टीमेटली जब आपकी शॉर्टेज होगी तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी। इससे बिल्कुल जब आपकी सप्लाईज नहीं जाती तो आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है, और उससे एक आम आदमी, एक आम शहरी बिल्कुल अफेक्ट होता है। हम ये धरनों को तो रोक लेते हैं या जो भी हम कर सकते हैं, लेकिन इससे बिल्कुल हमारी इन्फ्लेशन को फर्क पड़ता है। ठीक हो अच्छा, गया। यहाँ पे ये थोड़ा सा ये मेंशन कीजिएगा कि इससे छोटे कारोबार वाले लोगों को किस हद तक नुकसान होता है? काशिफ साहब के साथ हमारा राब्ता मुनक़ते हो चुका है। काशिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हो जाने का। अवैस चौधरी साहब आपका शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, हम यहाँ पे डिस्कस किया कि क्या कुछ डिस्टर्बेंस होती है मईशत को लेके, ट्रांसपोर्टर्स को लेके, और यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बहुत बात कर ली हमने सीरियस इश्यूज़ पर, कितना नुकसान हुआ, धरने हुए, लेकिन इन धरनों के दौरान हसनैन कोई अच्छी खबर भी है। एग्जैक्टली अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान जो दूसरा ओडीआई था वो पाकिस्तान ने 10 विकेटों से जीता है। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जिम्बाब्वे का दौर पाकिस्तान के लिए आसान होता है, लेकिन पाकिस्तान पहले ओडीआई में शिकस्त के बाद बड़ा स्ट्रांगली कम बैक किया, और जो अथॉरिटी की हम बात कर रहे थे, सुप्रीमेसी की बात कर रहे थे, वो पाकिस्तान टीम की जानिब से हमें नजर आई। सबसे हौसला अफजा बात गजल ये है कि साइम अयूब की जानिब से रन आए, और बड़े जबरदस्त रन आए। साइम अयूब के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा तनकीद की क्योंकि उनको हमने बहुत मौका दिया, लेकिन कल की अगर साइम की इनिंग्स देखिए तो उसमें काफ़ी मेच्योरिटी नजर आई। इससे पहले हम देखते थे कि उनके पास टाइमिंग होती थी, लेकिन बॉल उनका फील्डर के हाथ में जाता था, प्लेसमेंट नहीं थी। कल टाइमिंग भी थी, प्लेसमेंट भी थी, बड़े शानदार अंदाज में उन्होंने चौकों के मसला साथ। यहाँ पर यह है कि हमें भी पेशेंस नहीं है। जब अगर हम नए खिलाड़ी लेकर आ पेशेंस रहे बहुत हैं, रखा है। देखिए मेरी बात सुनिए, इंक्लूडिंग अस, हमें पेशेंस नहीं है। आपकी जो है ना, मैं तलाक ये दूं कि साइम अयूब के साथ 2 साल से पीसीबी ने भी पेशेंस रखा हुआ है, हमने भी रखा है। 19 T20 आईज 1.5 साल में उन्होंने खेले, लेकिन कल की जो इनिंग्स की मैं बात कर रहा था, मुझे वो कंप्लीट करने, फिर इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि कल उन्होंने बड़े जबरदस्त अंदाज में अपनी इनिंग्स को बिल्ड किया, चौके लगाए, सिंगल डबल लिए, और फिर जब वो 50 के करीब थे ना, हमारे यहाँ होता ही है कि 50 के करीब जाके बाबर आजम होके, इवन हमारे पड़ोसी मुल्क में विराट कोहली वो जाके स्टक हो जाते हैं। इन्होंने एकदम जाके नो लुक शॉट मारी, छक्का लगाया, वहां पे 50 मुकम्मल की, और फिर इनिंग्स को एक्सेलरेट किया। मसला ये है कि जब आप 50 बना चुके तो उसको एक्सेलरेट करना, उसके बाद छक्के भी नजर आए उनके बल्ले से, चौके भी नजर आए, और विद इन नो टाइम उन्होंने बड़ी एक फास्टेस्ट हमें सेंचुरी कल देखने को मिली साइम अयूब की जानिब से। साथ हौसला अफजा बात, अब्दुल्ला शफीक एक एंड पे साइम अयूब खेल रहे थे, दूसरे एंड पे अब्दुल्ला शफीक के बल्ले से भी रन आ रहे थे, और पाकिस्तान ने बहुत ही कन्विंसिंगली मैच जीत के जिम्बाब्वे को कम से कम ये बता दिया कि वी आर स्टिल पाकिस्तान। चाहे हमारे पास बाबर आजम में शाहीन नहीं है, नसीम नहीं है, बाबर नहीं है, लेकिन हम फिर भी आपको हराने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन मैं कोई बात साइम अयूब की नहीं कर रही थी, मैं एक ओवरऑल बात कर रही थी। जब भी आप नए खिलाड़ी लेकर आते हैं, नए तजुर्बे करते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि एकदम से हम एक मैच देखते हैं, उसके बाद हम ये प्रेडिक्शंस करते हैं या फिर ये
ये बात करते हैं कि शायद नए खिलाड़ी ले आए हैं और अब ये खेल नहीं पाते या कुछ, उनको वक्त लगता है, वक्त देना चाहिए। कोई एक स्पेसिफिकली एक खिलाड़ी के ऊपर बात नहीं की जा रही, ये ओवरऑल बात हो रही है। बिल्कुल ऐसी है। और जहां तक आपने साइम अयूब का जिक्र किया, उन्होंने तकरीबन 18 T20 आईज खेल चुके हैं। इसके अलावा ओडीआईज में भी काफी ज्यादा उन्होंने मैचेस खेले, 6 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, 5 ओडीआई खेले और 23 T20 आईज खेले। और 23 T20 आईज में अनफॉर्चुनेटली अभी तक भी उनकी 50 नहीं है, उन्होंने 50 नहीं बनाई। हाँ, कल उन्होंने सेंचुरी ओडीआई में बना ली। और ये जितने भी मैचेस हैं, 6 टेस्ट मैचेस और 5 ओडीआईज और 23 T20 आईज, ये खेलते हुए उनको साल, सवा साल या फिर 1.5 साल हो चुका है। 1.5 साल का पेशेंस हमने भी किया, लेकिन हम पिछले प्रोग्राम में जो हमारे एनालिस्ट थे उनसे यही बात कर रहे थे कि आपके ओपनर्स इतना आके लो डल स्टार्ट करते हैं, टुक टुक करते हैं कि आपके मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर आता है और वो टुक टुक जाके 10वें ओवर में खत्म होती है। 30 रन पे उनका 1 स्कोर है, 2 स्कोर हैं। इस तरह की क्रिकेट आप खेलेंगे तो डेफिनेटली आप जिम्बाब्वे से भी हारेंगे, अमेरिका से भी हारेंगे। लेकिन जब आप छोटी टीमों के खिलाफ अथॉरिटी से क्रिकेट खेलेंगे, एक तो छोटी टीमों के खिलाफ आपको फतह मिलेगी और बड़ी टीमों के खिलाफ आपको कॉन्फिडेंस भी देगा। ऐसा ही है। और लेकिन कल की कारकर्दगी आपको अच्छी लगी है ना? मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत पहले अच्छी की लगी। बनिस्बत, चाहे वो बैटर्स हो चाहे वो बॉलर्स हो। एक्सीलेंट कारकर्दगी थी, परफॉर्मेंस थी, कारकर्दगी आपने बात कर दी। अब अगर थोड़ा सा इसके अलावा हम इस अपने मेहमान से भी बात करेंगे, वो जो ही हमारे पास पहुंचेंगे, इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी बात कर लेते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अगर कोई फ्यूचर नजर आ रहा है? वही बता रहा हूँ, अगर आप देखा जाए तो इंडियन मीडिया के ऊपर हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे। इंडियन मीडिया हमें जो कह रहा था हम वही कर रहे थे। इंडियन मीडिया ने कहा कि जूम पे मीटिंग होगी, वो खबर गलत हुई। इंडियन मीडिया ने कहा कि हाइब्रिड मॉडल फाइनल हो चुका, वो खबर गलत हुई। इंडियन मीडिया ने कहा कि ट्यूसडे को मीटिंग होगी, वो खबर गलत हुई। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अब अपडेट्स ये हैं कि 29 नवंबर को, आज से 2 दिन बाद, आईसीसी ने दुबई में मीटिंग कॉल की है जिसमें तमाम तर बोर्ड्स होंगे। इसमें कुछ नहीं कहा गया कि वोटिंग होगी नहीं होगी, इसमें सिर्फ ये बताया गया प्रिसाइसली कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फ्यूचर का ऐलान होगा। और फिर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दूं कि पाकिस्तान मुकर गया। पाकिस्तान ने कहा कि हम हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करना है तो हम इंडिया वाला मैच नहीं खेलेंगे। बहुत बड़ी बड़ी ऑफर्स हमें देखने को मिली पीसीबी की जानिब से, आईसीसी की जानिब से पीसीबी को। लेकिन पीसीबी का फर्म स्टैंड है कि अगर हाइब्रिड मॉडल की जानिब जाएंगे तो इंडिया वाला मैच नहीं देखेंगे। और अगर हो भी सकता है कि इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि इंडिया बाकी तमाम मैच बाहर खेले। लेकिन अब बात ये भी की जा रही है कि पाकिस्तान वोटिंग की तरफ भी नहीं जाना चाहिए, तरफ जाना ही चाहिए, क्योंकि आपके पास होस्टिंग राइट्स हैं। आज आपके पास है, कल किसी और के पास होंगे। इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करते हैं। सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू सबकी सोच। नसीम साहब, सबसे पहले तो कल की कारकर्दगी जो रही है, कैसे, उस पर क्या तबसरा करेंगे आपने, चाहे वो बैटर्स हो चाहे वो बॉलर्स हो? देखिए, ऐसा लगा कि सबसे पहले तो हसनैन और आपको, आप के तमाम व्यूअर्स को गुड मॉर्निंग। कल की हमारा दिन बड़ा अच्छा था, हम 10 विकेट से मैच जीतने में कामयाब हुए। बड़ी पाकिस्तान की विक्ट्री थी और साइम अयूब ने 147 में 100 कर दिया, एक अच्छा साइन था। देखिए, मुझे तो ऐसा लगा कि जो पहला मैच हमने खेला है, आकिब जावेद उस दिन पहुंचे थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, जो कि बहुत ज्यादा पावर बर्दाश्त नहीं करती है, अगर हम देखें किसी और के, हमारे प्लेयर्स की मैं बात कर लो, तो उन्होंने बड़ा वार्म वेलकम किया था आकिब जावेद को, अगर आप समझने की कोशिश करें। क्योंकि आकिब जावेद इस वक्त ताकत का सरचश्मा दिखाई दे रहे हैं। और फिर लास्ट जो T20 मैच खेला था पाकिस्तान ने, देखिए मैं आपको हसनैन आपके शो में एक खबर आज ब्रेक कर रहा हूँ। जी जी, मेरी इत्तलात के मुताबिक, मुझे जो सोर्सेज बता रहे, अभी रिसेंट करीब में जो है वो आपको रिजवान T20 क्रिकेट खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे, शायद। अच्छा, आपको बाबर आजम T20 क्रिकेट खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। और ये सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक का फैसला नहीं है, बल्कि शायद अब ये दोनों प्लेयर्स का फैसला है। मैं रिजवान का तो आपको बता रहा हूँ, रिजवान जो लास्ट मैच में बैठे थे उस वक्त कोई अच्छी सूरत हाल नहीं हुई थी। और रिजवान का जो मामलात रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ या सिलेक्शन कमेटी के साथ, स्पेशली बाबर आजम को ड्रॉप करने की बात थी, वो खुद भी बैठ गए थे। इसमें 2 चीजें बड़ी वाजे हुई हैं। और एक ये कि जो उनके करीबी रिलायबल सोर्सेज हैं, रात को भी मैं बात कर रहा था कि अब वो इतना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं कि जब तक उनको खुद बुला के ना खिलाया जाए उन पे इतना क्रिटिसाइज हो चुका है। दूसरी चीज ये कि बाबर आजम को वो टीम के अंदर रखना चाहते थे और इस पर जो है वो सिलेक्शन कमेटी को एतराज था, इस पे खासी जो है वो बात हुई थी, जिस पर वो खुद बैठ गए थे। तो आप समझ जाएं कि जो माजी में प्लेयर पावर की बात हुआ करती थी, वो प्लेयर पावर आज भी पाकिस्तान क्रिकेट में दिखाई दे रही है और एक दूसरे को करते हुए दिखाई दिए। और आकिब जावेद को ऐसा लगा कि बड़ा वार्म वेलकम किया है उन्होंने।
कि जिम्बाब्वे के खिलाफ 80 रन से डीएल मेथड के तहत हार गए, यानी आप बिल्कुल बेबस दिखाई दिए। ये टीम दिखाई नहीं दी जो कल खेल रही थी, और वो टीम में और इस टीम में फर्क है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इस टीम की खास तौर पे ये चीज जरूर इम्पोर्टेंट है कि हमारी टीम इस वक्त एक डिफरेंट पैराए में चल रही है। उनको नहीं पता वो किसके खिलाफ जीत जाएंगे, वो किसके खिलाफ आएंगे। और जिस तरीके से रिसेंट पास्ट में हमें शिकस्तें हुई थी आयरलैंड के खिलाफ, हॉलैंड के खिलाफ, इन शिकस्तों ने पाकिस्तान टीम के कॉन्फिडेंस पे एक बड़ा डेंट डाला है, जो दिखाई तो नहीं देता। ऑन अ डे हम कोई एक अच्छी परफॉर्मेंस दे जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वो जो रिफ्ट की बात ही देखिए, इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के जो हालात है ना, जब टीम के हालात अंदरूनी तौर पे खराब होते हैं तो इसी तरीके के रिजल्ट आते हैं कि इंडिया ने अभी उन्हें आउट क्लास कर दिया। पाकिस्तान तकरीबन वाइट वॉश करने आ गया था ओडीआई सीरीज में, जो चले इंडिया ने तो सोचा होगा, हमने तो सोचा भी नहीं था। या अगर T20 सीरीज में भी पाकिस्तान टीम बुरा नहीं खेली, पाकिस्तान करीब जाके मैचेस को लूज कर गई। तो जब टीम के हालात खराब होते हैं अंदरूनी तौर पे, तो दो रिजल्ट ऑस्ट्रेलिया का है, माजी में हमने वेस्ट इंडीज का देखा है, और इस वक्त पाकिस्तान की भी कोई कुछ इस तरीके की ही सूरत हाल रही है। हमारी तो 4 साल से रही है, हम इस चीज को फेस करते हुए आ रहे हैं। आकिब जावेद कितना स्टैंड ले पाते हैं, कितना नहीं ले पाते हैं, ये देखना होगा, क्योंकि प्लेयर पावर फिर प्लेयर पावर ही, और जहाँ पर बड़े बड़े कोचेस जो है वो घुटने टेक चुके हैं। अब अगर इस ग्रुपिंग को खत्म करते हैं आके, तो मेरे ख्याल में उन्हें बाबर को आके पैगाम देना था, जिसमें वो नाकाम रहे। ठीक। अच्छा नसीम भाई, मुझे ये बताइएगा कि ग्रुपिंग तो पाकिस्तान टीम में अभी भी नजर आ रही है। आप देखिए कि ठीक है, साइम अयूब की जानिब से सेंचुरी नजर आई, लेकिन बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी साइम पे भी, अब्दुल्ला पे भी, लेकिन इंस्टेड ऑफ देम हमने हसीबुल्ला को ड्रॉप कर दिया और फिर हसनैन को ड्रॉप कर दिया, जिस हसनैन को कॉन्फिडेंस देने की जरूरत थी। ग्रुपिंग दोस्ती यारी आज भी प्रिवेल कर रही है। बिल्कुल कर रही है। देखे ना आप, आज भी शायद मेरे ख्याल में इन लोगों के बैक ऑफ माइंड में शादाब का नाम चल रहा है। फैसल अकरम से आप 23वें ओवर में बॉलिंग करा रहे हैं। आगा सलमान 6 ओवर कर देते हैं, उनसे पहले 4 ओवर कर देते हैं, 5 ओवर कर देते हैं। मकसद है कि आपकी पूरी कोशिश हो रही है कि फैसल कम से कम आउट करें नीचे आके। आपके ऊपर से ही जब आपने 4 आउट कर लिए थे, आप फैसल को 23वें ओवर में लेकर आ रहे हैं। 23rd ओवर, फैसल आपका लीडिंग विकेट टेकर था पहले ओडीआई मैच में अगेंस्ट जिम्बाब्वे। आप फैसल को थोड़ा पहले बॉलिंग देते ना, आप उनको, और जो भी टीमें होती हैं वो खत्म करने की कोशिश करती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे प्लान्स कुछ मुख्तलिफ हैं। हमने अबरार से आगाज किया, अबरार उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है जिसमें हमें फैसल दिखाई दिया। फैसल या बहुत ही अच्छी गेंदें करता हुआ दिखाई दिया, उसमें एक रिदम दिखाई दिया, कंडीशन उसको जरूर सूट कर रही थी, लेकिन वो अबरार से ज्यादा बेहतर ऑप्शन दिखाई दिया। अबरार का इस वक्त शायद कॉन्फिडेंस लेवल वो नहीं है, उनका गेंद उस तरीके से टर्न नहीं ले रहा। हालांकि जिम्बाब्वे की पिच पे तो सलमान इतना बड़ा बड़ा ब्रेक कर रहे, तो वहां पर अगर आपका फैसल अकरम अच्छी बॉलिंग कर रहा है, मेरे ख्याल है उसको थोड़ा सा आपको जल्दी लेकर आना चाहिए था। आज भी मेरे ख्याल है बैक ऑफ माइंड जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल हसनैन सही बात कर रहे हैं। अभी तक वो जो वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई या क्या होता है, वो नहीं अभी तक बल नहीं गया। मामला जो है वो अभी तक उस तरीके से कंट्रोल में शायद है नहीं, जिसको करने की कोशिश की जा रही है। अब ये मामलात की तो हमने बात की है, आप नहीं समझते कि बेशक जब टीम जीत जाए, लेकिन जब हम जीत जाते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर हम बात नहीं करते, कुछ गलतियां होती हैं और वो जीतने से उसको वो ठप हो जाती है, उस पर बात नहीं होती। लेकिन उन गलतियों को भी देखना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हम खुद ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और ये हमारी हार का बायस बन जाती है। बिल्कुल ये होता है। देखें आपने देखा होगा कि जब पाकिस्तान टीम 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज जीती ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद एक वीडियो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी की थी। उस वीडियो में रिजवान पहले उन्होंने स्टार्ट किया, नवेद अकरम चीमा साहब ने, उसके बाद अजहर महमूद ने बात की, कुछ उन्होंने शाहीन को प्रेज किया, उसको प्रेज किया, आपने बहुत आला बॉलिंग की, आरिफ रऊफ वेरी गुड। फिर रिजवान की बारी आई, रिजवान ने अच्छी स्पीच की थी, लेकिन उसमें इंशाल्लाह माशाल्लाह तो ज़ाहिर है हमारे यहाँ पे होता ही है कि आप ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन उन्होंने एक बात की थी हसनैन, बहुत इंपॉर्टेंट थी। देखिए हमारे यहाँ पर दिमाग खराब होने में टाइम नहीं लगाते। हमने ऑस्ट्रेलिया को जीती थी, उसके बाद रिजवान कहते हैं कि पहले ऑस्ट्रेलिया हमें डराता था, अब हम ऑस्ट्रेलिया को डराएंगे। पहले ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स हमें डराते थे, अब हम ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को डराएंगे। यार इतनी जल्दी इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलो। उन्होंने वो इतना डराया कि आपको जमीन पे बिठा दिया T20 सीरीज में। इतनी बात करें
कि जितनी बात आपको हजम भी हो जाए और सामने वाले को भी हजम हो जाए। मैं आपको पहले कह रहा हूँ, हमें शायद इस चीज का तो एहसास था, इंडिया मार सकता है ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन हम ओडीआई सीरीज जीत के आ जाएंगे, ना आपके जहन में होगा ना मेरे जहन में था, बिल्कुल दुरुस्त, ना बिल्कुल मेरे ख्याल जिन्होंने टीम भेजी थी उनके जहन में था। तो अगर अल्लाह ने आपको एक अच्छा कारनामा करने का मौका दे दिया है, तो बजाय इसके कि बोलो ये खौफ निकल गया, आप अगर इस बात को इस तरह कहते हैं आज हमारा खौफ निकल गया ऑस्ट्रेलिया का, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होता है, और इस खौफ को अगर खत्म अल्लाह ने कर दिया है तो हम इसको T20 में लेके चलेंगे। उन्होंने कहा T20 में व्हाइट वॉश करेंगे। ठीक हो गया। नसीम भाई के साथ हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। उनके साथ हमारा राब्ता मुनक़ति हुआ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब, जो कि हमें ये बता रहे थे कि हम एकदम सील हो जाते हैं, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गलतियों पर बात जरूरी है। थोड़ा सा स्टार्डम आता है ना जब हमारे प्लेयर्स में, तो ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं, चाहे वो बाबर आजम हूँ, रिजवान हूँ, साइम अयूब हूँ। स्टार्डम आने की देर है, उसके बाद बोर्ड को आंखें दिखाते हैं, डिक्टेशन देते हैं, इस तरह की तमाम तर चीज़ें करते हैं। हाँ एग्जैक्टली, और बात यही है जो हम बात कर रहे थे कि अभी जिस तरह से हम तेज खेल रहे हैं हमारे खिलाड़ी, मतलब ये तमाम ओडीआई पर असर पड़ रहा है। नसीम भाई वापस पहुंचाएं। नसीम भाई ठीक है, आ जाएंगे नसीम भाई। अच्छा हसनैन, मैं आपकी एक्सपर्टीज भी इसमें ज़्यादा है। जिस तरह से हम बात करते हैं ना हमेशा T20 की और ओडीआई की, तो हम लोगों ने T20 को शायद ज़्यादा उसको फोकस दिया हुआ है, इसका असर ओडीआई पे भी पड़ रहा है ना? बहुत ही अच्छा। मैं आज समझता हूँ कि आपने क्या कहते होते समुंदर को कूजे में बंद कर दिया, क्योंकि हमने देखा है कि जब बाबर आजम और रिजवान और शादाब खान का एरा चल रहा था, शाहीन भी उनके साथ शामिल थे, हमने T20 को प्रायोरिटाइज किया हुआ था। T20 में हमने फतवात भी बड़ी समेटी, 2021 के सेमीफाइनल में पहुंचे, 22 के फाइनल में पहुंचे, लेकिन उसके बाद ना दुनिया ने वर्क किया तो उनको पता चला ये तो बहुत कमजोर टीम है, इसको हमने सर पे बैठाया हुआ। ये करते क्या थे, सिंगल डबल लिया, 2-3-4 चौके लगाए, एकदम से स्ट्राइक रेट अपना बेहतर कर दिया, ये वाली चीज करते थे। अच्छा, हमारे साथ नसीम राजपूत साहब मौजूद हैं। नसीम भाई, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे बताइएगा, अब क्रिकेट के ऊपर तो हम बात कर चुके हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से क्या कुछ खबरें? 29 को आईसीसी ने इजलास बुला लिया। पाकिस्तान का फर्म स्टैंड तो है, पाकिस्तान ने ये कह दिया कि हम हाइब्रिड मॉडल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर हाइब्रिड मॉडल हुआ तो हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे, और इस हवाले से बर्फ नहीं पिघली, नहीं तो इतना टाइम ना लगता चैंपियंस ट्रॉफी की मीटिंग में। यार चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से एक बात तो है, देखिए जिस तरह की चीजें हम अब एक चीज हमारे मुल्क में चाहे कोई भी सूरत हाल हो, हमने इंटरनेशनल टीम की सिक्योरिटी प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी रखी है, और हम हमेशा से बेहतरीन किस्म के इकदाम करते हैं, लेकिन जिस तरीके की खबरें रिसेंट पास्ट में या अभी करीब में मुल्क से जारी है, उसकी कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा डिस्कशन पे। मैं आपको बहुत एक क्लियर एक चीज बता रहा हूँ आपको, पिछले 2 दिन में बहुत ज्यादा निगोशिएशन हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, और जय शाह भी उसमें शामिल थे। पहले मरहले में कोशिश ये की गई कि पाकिस्तान में और इंडिया और पाकिस्तान बैठ के इस मामले को खुद सेटल करें और आईसीसी एक फरीक के तौर पे बैठे, लेकिन इन बातचीत में कब तक कोई चीज ऐसी दिखाई नहीं। सोर्सेज बता रहे हैं कि ये मामला चलते रहे, इवन के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेडक्वार्टर कोई मीटिंग्स में भी शामिल रहा आईसीसी के साथ, उनके हुक्काम के साथ, और काफी गुफ्तगू शरीद इनकी हुई, लेकिन कुछ चीजें सेटल नहीं हो पा रही हैं। देखिए दरमियान के अंदर बहुत सारी चीजें अभी हसनैन ने भी बताई थी, पाकिस्तान क्रिकेट के ऑप्शंस मौजूद थे कि भाई एक मैच खेलने फाइनल यहाँ पर होगा, या कुछ चीजों पे अमल दरामद करने की पाकिस्तान ने भी फ्लेक्सिबिलिटी शो की है। एग्जैक्टली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो आपके मुल्क का सिनेरियो है, जिस तरीके के खबरें जो है ना जा रही हैं, अभी आपको श्रीलंका ए के खिलाफ सीरीज पोस्टपोन करना पड़ गई इन हालात की वजह से, तो ये कोई अच्छी खबरें नहीं जा रही हैं, और इसी वजह से 29 तारीख को मामले को आगे ले गए, वरना शायद ये वर्चुअल मीटिंग एक दिन पहले ही हो जाती और तमाम क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम जो है ये फैसले में मोहर लगा दे के दिए, हाइब्रिड मॉडल उनकी हुकूमत नहीं मान रही है तो मान जाए। लेकिन अब एक डिफरेंट सिनारियो भी बन सकता है, इसको आप अपने ध्यान में रखें। अगले 2 दिन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने स्टैंड पे कायम है, लेकिन कुछ मामलात अब शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कंट्रोल से भी बाहर जाते चले जाएं, क्योंकि उसके कुछ इम्पैक्ट कुदरती तौर पे ऐसा हो गया, हालात ऐसे हो गए कि जिसके बाद शायद उन्हें मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फर्म रहे। मैंने पहला जुमला एक कहा, मेरे मुल्क के हालात कैसे भी हों, मेरे मुल्क में क्रिकेट टीम को जो सिक्योरिटी दी जाती है वो प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी होती है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने
माजी में भी सिवाय जो श्रीलंका वाला इंसिडेंट हुआ था उसमें भी पता नहीं कौन इन्वॉल्व था उस गहराई में मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसके बाद से जो हमारी क्रिकेट के लिए हालात हुए थे वो हमने देखे। और अब ये जो सिनेरियो बना हुआ है तो हो सकता है कि पाकिस्तान के लिए कोई बहुत अच्छी खबर ना हो 2 दिन के बाद, क्योंकि पहले हम बीसीसीआई से बहस कर रहे थे, बाकी क्रिकेट बोर्ड हमारे साथ थे, लेकिन ये जो खबरें आ रही हैं कि भाई श्रीलंका के मैचेस पहले पिंडी स्टेडियम से आपको इस्लामाबाद क्लब में रखने पड़ गए, इस्लामाबाद क्लब में भी, और जाहिर है इस वक्त की सूरत हाल में शायद पिंडी इस्लामाबाद में कोई भी मैच कराना नामुमकिन है, जहाँ पे दुकानें नहीं खुल रही हो, जहाँ पे स्कूल नहीं खुल रहे हो, तो ये सूरत हाल मुश्किल है और ये कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं डाल रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस बयान कि जो उन्होंने अब तक कायम किया हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में अबाउट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन वज़ात पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर बात कर ली हमने, और इसके बाद हम वो बात करेंगे जो कि 2 दिन से धरने की वजह से पेंडिंग है, डिलेड है, क्योंकि मंडे के दिन हम आपको बताते हैं आपके सितारों का हाल। कल भी दाऊद जी जब आए तो हमारे पास इतनी खबरें थी कि हमने काफी प्रेडिक्शंस दी थी इमरान खान के हवाले से, हुकूमत के हवाले से भी, और हमने उनको इमरान खान के तक ही रखा, पॉलिटिकली रखा। लेकिन आज हम दाऊद जी से बात करेंगे आपके हवाले से, अपने हवाले से और हमारे जो 12 सितारे उनके हवाले से। लेकिन एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे सितारों के हवाले से और बात करेंगे, दाऊद जी हमारे साथ मौजूद होंगे और वो बताएंगे कि ये हफ्ता हमारे लिए क्या पैगाम लेकर आया है। दाऊद जी, वेलकम टू सुबह की सोच। सबसे पहले स्टार के हवाले से बात करते हैं। कल भी आपने प्रेडिक्शंस दी थी हुकूमत के हवाले से भी, इमरान खान के हवाले से भी, तो आज बताएं कि हमारे स्टार्स क्या जो है पैगाम लेकर आए हैं इस हफ्ते के लिए। पहला स्टार के हवाले से बात करेंगे, एरिस के हवाले से। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में बुलाया और माशाल्लाह आपके प्रोग्राम की एक बड़ी शान होती है कि आप हर मौजू के ऊपर बात करते हैं। कल की प्रेडिक्शन जो थी वो तो ठीक है, मुल्क के जो हंगामी हालात हैं, लेकिन सितारों के क्या हंगामी हालात हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जनाब एरीज बुर्ज हमल वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। तो 3 कार्ड्स की एनर्जी से एरीज की बात करने चले तो एरीज वाले इस वीक में कुछ बड़ी खबर या बड़ा पैगाम लेते हुए मसरूफ नजर आते हैं। आप लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी बड़ी जबरदस्त नजर आती है, जो कुछ करना चाहते हैं कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीक में आपके सितारे आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और घरेलू खवातीन बच्चों के बारे में बड़ी पॉजिटिव एनर्जी रखती हैं, गुस्सा कम करें बच्चों पे। एरीज वालों की जॉब और बिजनेस की एनर्जी की बात करें तो गुजरे हुए वक्त की बजाय आने वाले वक्त के ऊपर बात करें, और मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में नई शुरुआत है। एरीज वालों की ट्रैवलिंग की बात करें तो ट्रैवलिंग अभी ना करें, और हेल्थ की बात करें तो हेल्थ से डिस्टर्ब वॉक जरूर करें। और जनाब यहाँ पे इनकी एजुकेशन की बात करें तो तलबा तालबात की एजुकेशन बहुत अच्छी नजर आती है, और पढ़ने के लिए इनको ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 21 मरतबा रोजाना सुबह के वक्त पढ़ लेना चाहिए। ठीक हो गया जी। अब मेरे स्टार्स के हवाले से बताइए। मेरा स्टार टॉरस। जनाब टॉरस बुर्ज सौर वाले अक्सर जो है जिससे हम दर्दी करते हैं, वैसे धोखा खाते हैं, एहतियात किया करें टॉरस वाले। बड़ी खासियत है टॉरस वालों की। तो जनाब टॉरस वालों का ये भी कैसा नजर आता है, दुखी है आप लोग वैसे अंदर से। टॉरस वालों का ये भी कैसा नजर आता है तो जनाब अच्छा जी, आपका वैसे दिल टूटा हुआ है इस वीक में। हालात देख के, शायद मुल्की हालात मुल्की हालात देख के, इस्लामाबाद के हालात देख के दिल टूट गया मेरा। गुलजारी बात है। अच्छा, कुछ नेगेटिविटी है टॉरस वालों के लिए इस वीक में, एहतियात कीजिएगा। आपको कुछ आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी और इंट्यूशंस बड़ी बढ़ जाएगी, आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जी, आपको हर आने वाले वक्त की खबर, इस तरह की फीलिंग्स बड़ी जबरदस्त नजर आती है। ओवरऑल आप कुछ करना चाह रहे हैं इस वीक में, बड़े पॉजिटिव नजर आते हैं। जैसे जॉब और बिजनेस की एनर्जी की बात करें तो आप प्रेशर ना लें, घबराएं ना हालात से, और बड़ा पॉजिटिव होकर अपनी एनर्जी को यूज करें। और मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में आपको खैर और इजाफा, और ओवर थिंकिंग ना करें, ओवरऑल मोहब्बत ठीक है। और जनाब ट्रैवलिंग की बात करें तो ट्रैवलिंग कर सकते हैं आप लोग इस वीक में। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ आपकी डिस्टर्ब है, आपको जरूर अपना ख्याल करना चाहिए, और दोनों तरह का ख्याल, रूहानी और ज़ाहरी भी। और जनाब एजुकेशन तलबा तालबात की बहुत बेहतर है, और आप लोग इस वीक में ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 21 मरतबा रोजाना सुबह के वक्त पढ़ेंगे तो बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आपको फील होगी। अच्छा दाऊद जी की मुझे एक बात बहुत ही अच्छी लगती है कि एक ही सवाल में 1 मिनट में ये सारे एस्पेक्ट्स, एजुकेशन को क्लियर कर देते हैं, लव को क्लियर कर देते हैं, बिजनेस को क्लियर कर देते हैं, मैरिज को क्लियर कर बताते हैं। एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हैं जेमिनाई के हवाले से।
जनाब जमनाई बुर्ज 14 22 मई था 21 जून स्यारा तारत। जमनाई वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो जमनाई वाले इस वीक में बड़ा कुछ करने जा रहे हैं, क्योंकि एनर्जी बड़ी जबरदस्त है, करना चाहते हैं, लेकिन ये है बदलाव आपकी जिंदगी का इस वीक में। और इसमें जो भी कर रहे हैं आप मशवरा लें अपने बड़ों से, बुजुर्गों से, क्योंकि मशवरे में इस वीक में आपको खैर नजर आएगी। जनाब बात करते हैं जॉब और बिजनेस की। आपकी जमनाई वालों की बिल्कुल नए कामों में मदद, बड़ी जबरदस्त सपोर्ट और मैरिज का मैसेज है कि राब्ते बढ़ जाएंगे, कम्युनिकेशन तेज हो जाएगी, मोहब्बत में इजाफा होगा। और जनाब ट्रैवलिंग आप लोग करें, जरूर करें, फायदा होगा। हेल्थ आपकी बहुत स्ट्रांग नजर आती है। एजुकेशन आप तुलबा तालबात को मशावरत करनी चाहिए अपने दोस्तों से, अपनी तालीमी मामलात के ऊपर तवज्जो लेनी चाहिए। और जनाब यहाँ पे पढ़ने के लिए अमल है, आयतुल कुर्सी रोजाना 21 मरतबा इशा के बाद पढ़ेंगे तो उससे आपकी हेल्प होगी। और मिक्स दालों के ऊपर 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के सदका भी कर सकते हैं, उससे आपकी एनर्जी बहुत जबरदस्त हो जाएगी। ठीक हो गया। कैंसर जनाब कैंसेरियन इस वीक में 22 जून था 23 जुलाई और हरूफ फे और हे से आगाज है। कैंसर वालों की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो कैंसर वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं। जनाब कैंसर वाले दूर अंदेशी और आने वाले वक्त की प्लानिंग और आपके वालिदैन सपोर्ट कर रहे हैं, अचानक मदद आ सकती है। अगर आप वीज़ा वगैरह लगाना चाहते हैं, बाहर जाने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हालात साजगार हैं, कुछ डिले है, ये नहीं कि सारा कुछ बेहतर है। जॉब और बिजनेस की बात करें तो क्लैरिटी मिल जाएगी आपको, क्लैरिटी कि क्या करना चाहिए। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में आपको तोहफे तहाइफ मिल सकते हैं, कामयाबी है। ट्रैवल आप कर सकते हैं, पहले ही मैंने बता दिया था। हेल्थ आपकी डिस्टर्ब है, ज्यादा गुस्सा और जज्बाती लगाव किसी भी चीज से आपकी सेहत को डिस्टर्ब कर रहा है। एजुकेशन तुलबा तालबात की बड़ा स्ट्रॉन्ग एनर्जी और कार्ड है। और पढ़ने के लिए आप लोगों को इस वीक में औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 19 मरतबा रोजाना सुबह के वक्त पानी के ऊपर दम करके पीना आपकी सेहत को भी और रूहानियत को भी सपोर्ट करेगा। और लियो हो जनाब लियो बुर्ज असद स्यारा शम्स 24 जुलाई तक 23 अगस्त डेट ऑफ बर्थ। स्यारा शम्स वालों क्या करने जा रहे हैं तो लियो वालों की स्टोरी ऑफ द वीक इस वीक में क्या नजर आती है। लियो वाले बहुत जबरदस्त सोच विचार के मालिक, मेडिटेशन करें, आप जो करना चाहते हैं उसके बारे में आपकी प्लानिंग क्योंकि बहुत जबरदस्त है इस वीक में। और द चैरिट कार्ड है, किस्मत की देवी आपके ऊपर मेहरबान है। और अगर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो जरूर करें क्योंकि स्टार्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। लियो वालों के इस वीक की अगर जनाब हम जॉब और बिजनेस की बात करें तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि यहाँ पे पॉजिटिव कार्ड की एनर्जी है। मैरिज रिलेशन में आपको अपने घर वालों के साथ या अपने महबूब के साथ वक्त देना चाहिए। ट्रैवल आप लोग जरूर करें, फायदा होगा। और एजुकेशन की बात करें तो तुलबा तालबात की एजुकेशन जबरदस्त है। और जनाब हेल्थ की बात करें तो हेल्थ आपकी डिस्टर्ब है, आपको अपनी हेल्थ के हवाले से किसी डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए। और पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए सूरह नास 11 मरतबा सुबह के टाइम रोजाना पानी के ऊपर दम करके जरूर पीजिएगा। ठीक हो गया। विर्गो बुर्ज सुमला 24 अगस्त 23 सितंबर। बुर्ज सुमला वाले क्या करने जा रहे हैं जनाब। विर्गो वालों की स्टोरी ऑफ द वीक जनाब जस्टिस का कार्ड है, इंसाफ का कार्ड है। आप लोगों के लिए कोई मामला पेश आ सकता है जिसमें आपने अपने इंसाफ करना है, जस्टिस करना है, कोई एग्रीमेंट भी साइन हो सकता है, उसके बारे में सोचिएगा क्योंकि बड़ी हैरान कुन खबर आपको मिल सकती है। लेकिन इसके बावजूद मामलात में कुछ डिले है। कामों को दिन के वक्त करें, रात के वक्त कामों को ना करें इस वीक में, उसमें आपको जबरदस्त एनर्जी रहेगी। और जनाब यहाँ पे बात करते हैं जॉब और बिजनेस का कार्ड। जॉब और बिजनेस में बेहतरी है लेकिन हासदीन से बचना है। मैरिज और रिलेशन की बात करें तो मैरिज और रिलेशन बेहतरीन है इस वीक में। ट्रैवल की बात करें तो ट्रैवल करें आप। और हेल्थ की बात करें तो हेल्थ आपको अपनी सेहत का ख्याल करना चाहिए क्योंकि हेल्थ वीक है। एजुकेशन तुलबा तालबात की जबरदस्त है। और पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए सूरह इखलास है इस वीक में। सूरह इखलास आप रोजाना 21 मरतबा अपने मामलात की मदद के लिए पढ़ेंगे तो बहुत जबरदस्त रहेगा। सही हो गया। और लिब्रा हवा एयर साइन के साथ ताल्लुक है। 24 सितंबर था 23 अक्टूबर डेट ऑफ बर्थ और फ्राइडे का दिन आप लोगों का लकी है। तो लिब्रा वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रही है। लिब्रा वाले कुछ डिस्टर्ब हैं कुछ मामला से मुतल्लिका क्योंकि यहाँ पे आपके स्पिरिचुअल या जो इश्यूज हैं उसके ऊपर आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। एहतियात कीजिएगा, कोई ऐसी खबर है जो आपको हैरान कर सकती है लिब्रा वालों को। और लिब्रा वालों की यहाँ पे हम जॉब और बिजनेस की बात करें तो जॉब और बिजनेस में बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बड़ी चेंजिंग नहीं करनी, जो चलता है उसको चलते
चलते रहने देना चाहिए। आपको मैरिज और रिलेशन में एहतियात करनी है, बिल्कुल लिब्रा वाले इस वीक में एहतियात करें। ट्रैवल कर सकते हैं, हेल्थ डिस्टर्ब है, डेविल कार्ड है हेल्थ में। एजुकेशन की बात करें तो तलबा तालबात की एजुकेशन भी डिस्टर्ब है। और पढ़ने के लिए आप लोगों को जरूर इस वीक में सूरह फलक और सूरह नास 21 मरतबा पढ़ना चाहिए, क्योंकि लिब्रा वालों की एनर्जी डाउन नजर आती है। सर हमारे पास 5 मिनट है और 5 स्टार्स हैं। स्कॉर्पियो सर मुकम्मल हो जाएंगे। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब की स्टोरी ऑफ द वीक। स्कॉर्पियो डबल माइंडेड नजर आते हैं, सॉलिड फैसले हैं, किसी बात को दिल पे नहीं लेना। जॉब और बिजनेस की बात करें तो एहतियात करें, मैरिज की बात करें तो एहतियात, ट्रैवल नहीं करना। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ आप लोगों की भी वीक है। एजुकेशन बहुत बेहतर है और पढ़ने के लिए आपको इस वीक में सूरह फातिहा 21 मरतबा पानी पे दम करके पी लेना चाहिए। और सेजिटेरियस वेजिटेरियन वालों की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो कोई बड़ी खबर है, कुछ मामला से मुतल्लिका कंफ्यूज नजर आते हैं, कंफ्यूजन दूर करें, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। काम बहुत जबरदस्त हो जाएंगे, हालात में बेहतरी रहेगी। जॉब और बिजनेस में कामों में लगे हुए नजर आ रहे हैं। मैरिज और रिलेशन में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ट्रैवल करेंगे आप, फायदा के ऊपर तवज्जो देना चाहिए। पढ़ने के लिए आप लोगों को इस वीक में जो है वो सूरह यासीन की पहली 9 आयत पानी पे दम करके पीनी चाहिए। कैप्रिकॉर्न वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो कैप्रिकॉर्न वाले इस वीक में जो भी मामला कर रहे हैं उसमें अल्लाह तो आपका साथ दे रहे हैं, सितारे भी आपके साथ हैं, लेकिन मायूसी का अंसर अय्या रहेगा। आप अकेलेपन के शिकार नजर आते हैं इस वीक में। और कैप्रिकॉर्न वालों का जॉब और बिजनेस तो बहुत जबरदस्त है। मोहब्बत में आपको फायदा होगा, लेकिन हासदीन आपकी मोहब्बत को खराब करेंगे। ट्रैवल आप कर सकते हैं। एजुकेशन के मामलात की बात करें तो बहुत जबरदस्त है। और जनाब हेल्थ भी जबरदस्त है। पढ़ने के लिए आप लोग इस वीक में सूरह कौसर 21 मरतबा पढ़िएगा। एक्वेरियस बुर्ज दिलों वालों की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो एक्वेरियस वाले इस वीक में कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन नहीं आपको लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी ख्वाहिशें पूरे होने का ये वीक है। आपके तमाम मामलात में बड़ी जबरदस्त मदद होगी। स्टार्स की एनर्जी आपके हक में नजर आती है। और जनाब जॉब और बिजनेस में एक्वेरियस वाले कंफ्यूज नजर आते हैं, प्रेशराइज नजर आते हैं। नहीं होना, क्योंकि अल्लाह की तरफ से सिस्टम बहुत बेहतर है। क्योंकि एक्वेरियस में जो है सैटर्न की पोजीशन बड़ी जबरदस्त होगी। और एक्वेरियस वालों की मैरिज और लव में जस्टिस, इंसाफ, बैलेंस करें। ट्रैवल जो है वो आप कर सकते हैं। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ स्ट्रांग है। एजुकेशन तलबा तलबात को अपना फोकस बेहतर करना चाहिए। और पढ़ने के लिए आप लोगों को इस वीक में आयतल कुर्सी 41 टाइम रोजाना पढ़ लेना चाहिए। पाइसेस बुर्ज हॉट वालों की इस वीक स्टोरी ऑफ वीक की बात करें तो जनाब पाइसेस वाले इस वीक में अपनी बातें अपने तक रखेंगे तो फायदा होगा। आप फील करते हैं कि शायद आप अकेले हैं, मगर ऐसा नहीं है। कुछ लोग आपका एहसास करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके साथ मोहब्बत का अंसर रहता है। आप रूहानियत से अपने मामलात को बेहतर कर सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। जॉब और बिजनेस की बात करें, जॉब और बिजनेस में 2-3 अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके ऊपर काम करेंगे। मैरिज और रिलेशन में आपको फायदा मिलेगा। जो पहले नेगेटिविटी थी वो इस वीक में दूर होगी। ट्रैवल आप कर सकते हैं, अपनी फैमिली को लेकर किसी फंक्शन पे जा सकते हैं। हेल्थ आप लोगों की बहुत जबरदस्त है। एजुकेशन के मामलात की बात करें तो तलबा तालबात के लिए बड़ी अच्छी खबर है। और पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए सूरह फातिहा 2 मरतबा, आयतुल कुर्सी 11 मरतबा और सूरह फलक और सूरह नास 3 मरतबा रोजाना सुबह के टाइम पानी पे दम करके पीना बहुत जबरदस्त। दाऊद जी, इससे पहले कि कोई कॉल आ जाए मैं आपसे पूछना चाहूंगा टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि आप पूरे पाकिस्तानी जानना चाहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, उस हवाले से टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं? बिल्कुल जनाब, और यहाँ पे मुझे कुछ कार्ड्स की एनर्जी को इसके हवाले से सिलेक्ट करना पड़ेगा। और पाकिस्तान के हालात की आप टेंशन ना लें, पाकिस्तान के हालात आने वाले वक्त में बेहतरी की तरफ जाएंगे। और कुछ लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि शायद बहुत हालात खराब है। पाकिस्तान हमेशा के लिए बना है और हमेशा ही रहेगा। बस कुछ अंसर होते हैं जो कि मायूसी फैलाते हैं पाकिस्तान के ऊपर। अल्लाह का खास करम है। तो क्या कहते हैं आपने, क्या चैंपियंस ट्रॉफी क्या पाकिस्तान में होगी या नहीं? क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी? 3 कार्ड की एनर्जी से देखते हैं क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी कि नहीं। 3 कार्ड्स क्या कहते हैं जनाब? यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मिले जुले रुझानात हैं। पहला कार्ड है कि इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। दूसरे कार्ड में बड़ी जबरदस्त कोशिश है, लेकिन वो हालात को देख के प्रॉब्लम की एक खास
तबका है जो कि इस ट्रॉफी को रोकने की कोशिश कर रहा है, हालात को क्रिएट करके। ठीक हो गया वो दाऊद जी, वो पता जेशा है, वो मैं उनको जानता हूं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। दाऊद जी हमारे साथ मौजूद है। ख्वातीन हज़रात, रैपिड फायर हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त दाऊद जी, जो कि स्टार्स के वाले से बता रहे थे। चैंपियंस ट्रॉफी उनका कहना है कि मुश्किलात हैं, लेकिन हो भी सकता है कि पाकिस्तान में। मुझे और गजल को हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।